पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जासूस को उस बॉल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस वजह से वो जासूस सीधा चांसलर को ही मार देता है। लेकिन जब जासूस वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक मास्क बंदा आ जाता है जो जासूस को मारकर उससे वो बॉल छीन लेता है जो जासूस को कंट्रोल करता था। तब वहां पर जासूस के पास आकर हुआन भी उसको बचा लेती है, वरना जासूस तो मर जाता। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर वो मास्क वाला बंदा था कौन और वो चाहता क्या था। हो सकता है कि आगे चलकर वो मेरे पास भी आए, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। साथ ही जासूस की जान बचाने की वजह से वो जासूस अब चेनमिंग का सपोर्टर बन चुका था। तब चेनमिंग को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर से रॉयल फैमिली उसे अपने पास बुला रही थी एक पार्टी के अंदर। जिस लेटर को देखकर चेनमिंग हैरान रह जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, लड़कियां डांस कर रही होती है और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। इन्हीं के अंदर चेनमिंग को भी बुलाया गया था ताकि वो भी यहाँ पर आकर इस पार्टी को ज्वाइन कर सके। वहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर का जो फर्स्ट प्रिंस है जिसके ऊपर ग्रेट यान एम्पायर का ताज है वो भी था। उसी ने ये पार्टी रखी हुई थी और उसका नाम याओ यी होता है। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो याओ यी से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस पार्टी के अंदर बुलाया। आपका जो ग्रेट यान एम्पायर है उसने हमारी बहुत मदद की है। अगर आपने मदद नहीं की होती ना तो हमारा जो सेक्ट है वो कब का बर्बाद हो गया होता। हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन याओ यी यहाँ पर कह रहा था कि आप लोग तो यहाँ पर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुश इस चीज के लिए हुआ हूँ कि आज हमारे साथ जुनलॉन्ग सेट का लीडर चेनमिंग भी पहुंचा हुआ है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हॉनर की बात है कि चेनमिंग हमारे कहने पर वो यहाँ पर आ गए। चेनमिंग तो बड़े ही गुस्से में था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। मामला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसका पता लगाना पड़ेगा। कियान जो होती है वो जितने भी आए हुए लोग थे उन सभी को चेक कर रही थी और उनको चेक करने के बाद वो चेनमिंग को बताती है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितने भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन इनके अंदर से कुछ न कुछ तो ऐसी बात लग रही है जो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो जरा यहाँ पर सावधान रहना वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर चेनमिंग से कह रहा था कि क्या वो चेनमिंग बड़े उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें हमारा महल नहीं देखना है क्या, या फिर यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, हमारे यहाँ पर खातिरदारी में कुछ कमी रह गई। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर पार्टी वगैरह खत्म हो गई है ना तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपनी कुछ जरूरी काम है उनको छोड़ कर आया था तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इस चीज को सुनकर याओ यी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपने मन में कह रहा था कि जैसा लोग कहते थे कि इसके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तो बात तो सही है, ये सीधा बाय बोलकर यहाँ से जा रहा है। मैं भी तो जरा देखूं कि कब तक ये अपना एटीट्यूड ऐसे संभाल कर रखता है, इसको ऐसा तो यहाँ से जाने नहीं देने वाला मैं। तो याओ यी सीधा चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग रुक जाओ वहीं पर, मुझे तुमसे कुछ काम है तो अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कियान चेनमिंग से कही थी कि चेनमिंग मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरा जो डिवाइन ट्रेजर है ना वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस कर रहा है, तो रुको मत जल्दी हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेनमिंग अब तो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं था। वो बहुत देर से देख रहा था कि इन लोगों का कुछ ना कुछ तो प्लान बन रहा है। वो ऐसा डरपोक इंसान तो नहीं है कि वो इनसे डरकर भाग जाए। तो चेनमिंग डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो देखता हूँ कि इन लोगों को क्या मुझसे काम है, क्या ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, फाइट ही करेंगे ना तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए चेनमिंग यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुक भी नहीं पाया, तो आज जरा टेस्टी करके जाता हूँ कि ग्रेट यान एम्पायर का जो रॉयल पैलेस है उसमें खाना कैसे बनता है। टेस्टी हुआ तो मैं डेली आया करूंगा यहाँ पर खाने के लिए। याओ यी यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि अरे चेनमिंग तुम्हारा शुक्रिया जो तुम रुक गए, अगर तुम चले गए होते ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पिता को कैसे बता पाता कि तुम बिना कुछ करे यहाँ से चले गए, क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाने का इरादा मेरा नहीं बल्कि मेरे फादर का था, वही तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहते थे। इसके बाद याओ यी चेनमिंग की खातिरदारी करने के लिए वहाँ पर लड़कियों को बुला लेता है जो सभी चेनमिंग के लिए एक से बढ़कर एक खाना लेकर आ रही थी ताकि चेनमिंग की अच्छे से खातिरदारी हो सके। ऐसा लग रहा था कि याओ यी को कुछ न कुछ तो काम है जिस वजह से ही वो चेनमिंग को रुकाना चाहता है। कियान चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग जरा अब ना मुझे डर वाली फीलिंग कम हो गई, ऐसा लगता है कि जो खतरा आने वाला था वो टल चुका है। इसके बाद याओ यी जो था वो यहाँ पर आए हुए जितने भी मेहमान होते हैं उन सभी से कह रहा था कि देखो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार है, वो कब तक जिंदा रहेंगे इसकी कोई खबर नहीं है। मैंने दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा सामने आए जो मेरे फादर को ठीक
ठीक कर सकता है, मैं उसके लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ। जितने भी मेहमान आए हुए थे उनमें से एक बंदा खड़ा होता है और अपने पास से एक पिल का बॉक्स निकालते हुए कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से ये हाई लेवल की पिल बनाई है, इसकी मदद से आप अपने फादर को एक बार के अंदर ठीक कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे आपके फादर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। इस बंदे का नाम मास्टर किंग यान था और ये एक फ्लेम डायनेस्टी से आया हुआ बंदा है, तो इसलिए याओयी जो होता है वो यहाँ पर मास्टर किंग यान के पास जाने लगता है ताकि उसकी पिल को ट्राई कर सके अपने फादर के ऊपर, क्या पता इससे वो ठीक हो जाए। बाकी सारे लोग यहाँ पर याओयी से कह रहे थे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपको इतनी जल्दी दवा मिल गई, इसकी मदद से आपके फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, आपके फादर पूरा रिकवर हो जाने वाले हैं। याओयी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अच्छा हुआ मैंने इतने मेहमानों को दूर दूर से बुलाया जो कि मेरे लिए दवा लेकर आए हुए हैं। इसके बाद याओयी जो होता है वो चेनमिंग के पास आता है और चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग, तुम्हें मेरे ख्याल से ना पिल का अच्छे से ज्ञान होगा, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी दवा अपने फादर को खिला दो जिससे उनको नुकसान हो जाए, तो क्या तुम ये पिल एक बार चेक करके बस इतना बता दोगे कि ये पिल मेरे फादर के ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से फट से याओयी के हाथ से वो पिल निकाल लेता है ताकि चेक कर सके कि ये पिल कैसी है और ये काम करने वाली भी है या नहीं है। इस चीज को देखकर याओयी भी हैरान रह गया था कि अरे बाप रे, इसके पास तो घोस्ट हैंड टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, आजकल तो जल्दी किसी के पास ये होती भी नहीं, क्योंकि इसको सीखने का फॉर्मूला ही अब खत्म हो चुका है। इसके बाद चेनमिंग जो था वो पिल को चेक करना शुरू कर देता है, वो कुछ वहाँ पर एल्केमी तालिस्मान बनाता है और उन तालिस्मान का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो पिल मौजूद थी। वो सारे तालिस्मान यहाँ पर पिल की पावर को चेक कर रहे थे। चेनमिंग जितने भी अपने तालिस्मान देखता है हर तालिस्मान उसको वार्निंग ही दे रहे थे कि इस पिल की मदद से किसी की जान तक जा सकती है। तो चेनमिंग याओयी से कह देता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है तो इस पिल को अपने फादर को मत खिलाना, वरना खाते साथ ही वो मर जाएंगे। जो सुनकर मास्टर किंग यान भड़क जाता है कि अबे चेनमिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिल के बारे में ऐसा कहने की, बड़ी मेहनत से मैंने ये पिल को बनाया है और तू नहीं कह सकता कि ये पिल खराब है और इसको खा कर ये याओयी के फादर मर जाने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तू ये बात सच कह रहा है। तूने हमारे फ्लेम डायनेस्टी के साथ गद्दारी की, तूने हमारा नाम खराब करने की कोशिश की है, इसलिए तू मरेगा। चेनमिंग कहता है ना कि मैं बताऊं तुझे कि कैसे ये पिल नुकसान करेगी, तू यहाँ पर मरने वाला है, तेरी बहुत ज्यादा हालत खराब है और तेरे अंदर से बीमारी भी है। तूने जब यहाँ पर इस पिल को रिफाइन किया था ना, तो तूने अपनी एनर्जी को इस पिल के अंदर डाला है जो कि बीमारी वाली एनर्जी है। इससे जिसको भी ये पिल दी जाएगी वो इंसान ठीक होने के बजाय उसके अंदर तेरी बीमारी चली जाएगी, इससे तू ठीक हो जाएगा लेकिन जो ये पिल खाएगा वो मर जाएगा। मास्टर किंग यान कहता है कि नहीं, झूठ बोल रहा है तू, मैं नहीं मान सकता तेरी बात को, आखिर मैं अभी हट्टा कट्टा बंदा, ऐसा कौन सा बीमारी लेके घूम सकता हूँ, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट हूँ मैं। चेनमिंग कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये पिल ले और तू अब खा के दिखा, तू खा लेता ना पिल को, मैं मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है। चेनमिंग कह रहा था कि अगर ये कोई एकदम हट्टा कट्टा बंदा इस पिल को खा लेना तो वो ऐसे कगार पे पहुंच जाएगा कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन जब यहाँ पर याओयी के फादर पहले से बीमार हैं तो वो इस पिल को खाए तो जगह पे मर जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ये मेरी गारंटी है, जिसको यकीन करना है करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। मास्टर किंग यान की हालत खराब हो गई थी, वो याओयी के पैरों पे पड़ते हुए कहता है कि याओयी मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने कभी आपके साथ गद्दारी नहीं की, मैंने मेहनत से ये पिल बनाई है, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं की, मैंने मेरा कोई इरादा नहीं था आपके फादर को मारने का। लेकिन याओयी तो फुटबॉल की तरह उसको एक किक मारकर सीधा उड़ाकर दूर फेंक देता है कि भाग तेरी भैंस की टांग। इसके बाद वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग देखो, तुमने इस पिल की जो अंदर गड़बड़ी थी वो तो पता कर दी, तो क्या तुम प्लीज इसके अंदर जो गड़बड़ी है उसको निकाल सकते हो ताकि ये पिल जो प्योर हो जाए और उसके बाद मैं अपने फादर को ठीक कर पाऊं। याओयी बड़े रिक्वेस्ट के साथ ये बात चेनमिंग से कह रहा था कि यान भी इस चीज को सेंस कर लेती है और चेनमिंग से कहती है कि देखो चेनमिंग, इस याओयी का ना तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ चुका है, इतना कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुमने पिल को ठीक कर दिया तो ग्रेट यान अंपायर तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हो जाएगा, तो जल्दी से इस पिल को ठीक कर दो, ये बहुत कमाल का होने वाला है। चेनमिंग यहाँ पर याओयी से कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मुझे किस्मत से पता है कि कैसे पिल के अंदर से किसी बुरी एनर्जी को बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता हूँ। इसके बाद चेनमिंग उस पिल को हवा में उड़ा देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो पिल के अंदर से जितनी भी बुरी वाली एनर्जी जो इंसान को मार सकती है उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चेनमिंग की काफी ज्यादा पावर भी उसके अंदर लग रही थी, लेकिन वो अपने पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए पिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। सारे लोग बस देख रहे थे कि चेनमिंग कर क्या रहा है।
है, क्योंकि किसी ने पहले कुछ ऐसा कभी देखा ही नहीं था। चेनमिंग ने जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरे के पूरे महल के अंदर उसके ऑरा का धमाका हो जाता है। हर चीज हवा में उड़ने लग गई थी और चेनमिंग की पावर की वजह से उस पिल के अंदर से बुरी एनर्जी निकल रही होती है। सभी लोग हैरान कि आखिर ये कौन सा तरीका है पिल को रिफाइन करने का। ऐसा तरीका तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये चेनमिंग बड़े मिस्टीरियस तरीके से पिल को रिफाइन करके उसे ठीक कर रहा है। किसी हाई लेवल के एल्केमिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है ये तो। क्या ये चेनमिंग कोई एल्केमिस्ट वगैरह है क्या? ये पिल को इतने अच्छे से रिफाइन कैसे कर पा रहा है? इसने तो रिफाइनिंग के प्रोसेस में पूरे घर का सामान ही उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन चेनमिंग तो अपना यहाँ पर बस पावर का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर डांस कर रहा था। उसको नहीं पता था कि पिल को कैसे ठीक किया जा सकता है। वो कियान से कह रहा होता है कि अरे कियान, जल्दी कोई तरीका मिला कि नहीं मिला? मैं ज्यादा देर तक और ये नाटक नहीं खेल सकता। मेरा नाटक पकड़ा गया तो ये लोग बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे। तो जल्दी से कोई तरीका निकालो और मुझे बताओ कि मैं कैसे इस पिल के अंदर से बुरी एनर्जी को बाहर कर सकता हूँ। कियान कहती है कि नहीं नहीं, जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल बेस्ट है। काफी हद तक कि इसके अंदर से बुरी एनर्जी निकल चुकी है। थोड़ी सी और पावर का इस्तेमाल करो, उसके बाद ये पिल एकदम रिफाइन हो जाएगी। तो चेनमिंग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और जैसा वो कर रहा था वापस से वैसे ही करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो पिल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चेनमिंग वापस से अपने घोस्ट हैंड की मदद से उस पिल को बाहर निकालता है और याओयी को पिल देते हुए कहता है कि देखो प्रिंस, मैंने यहाँ पर इस पिल को ठीक कर दिया। अब इसकी मदद से तुम अपने फादर को ठीक कर सकते हो। अगर यहाँ पर मेरा काम हो गया है तो अब मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी इतनी ही जरूरत थी जो मैंने ये काम कर दिया, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। याओयी तो बस अंदर से देख देख कर एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से पिल को रिफाइन कर देगा। इसने तो बड़ी आसानी से ये कारनामा करके दिखा दिया। वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर मेरी मदद की। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो चेनमिंग भी यहाँ पर याओयी का शुक्रिया करता है और उसका शुक्रिया करने के बाद वो वहाँ से जाने लग गया था। लेकिन कियान चेनमिंग से कह रही थी कि देखो चेनमिंग, अब ना फिर से याओयी का यहाँ पर मूड बदल गया। इसका मूड बहुत ज्यादा बदलते रहता है। अब ये कुछ तो कुछ गड़बड़ी करने की सोच रहा है। चेनमिंग कहता है वटाओ इसको, हमें इतना तो मालूम पड़ गया ना कि ये बंदा भरोसे के लायक का तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर मास्टर किंग यान के पास आने के बाद कह रहा था कि एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो तुमने पिल बनाई है ना, इसको बनाने के लिए तुम्हें याओयी नहीं कहा था ना? क्यों, सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? तुमने जानबूझ के उसके अंदर वो डेथ एनर्जी को मिलाया था क्या? उसको भी मिलाने के लिए याओयी ने तुमसे कहा था? ये सुनकर मास्टर किंग यान की हालत खराब हो जाती है कि इस चेनमिंग को सारी चीजें कैसे पता चल गई। याओयी यहाँ पर किंग यान से कह रहा था कि देखो पिल तो रिफाइन हो गई, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर पिल रिफाइन नहीं होती तो तुम्हें मार दिया जाता। लेकिन मास्टर किंग यान कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डेथ एनर्जी जो है पिल के अंदर से इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। मैंने बहुत मुश्किल से उसको बनाया था, तो ऐसे कैसे उसके अंदर से ये एनर्जी बाहर निकल सकती है? ये चेनमिंग हमारे फ्लेम डायनेस्टी को और उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इस चेनमिंग को नहीं छोड़ने वाला। तो जल्दी से वो जो मास्टर किंग यान होता है वो खुद ही यहाँ पर उस पिल को खा लेता है ताकि चेनमिंग के साथ फाइट कर सके। उस पिल को खाते साथ ही उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो अपना ऑरा खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि पिल बहुत ज्यादा हाई लेवल की अब हो चुकी थी। सारे लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये पिल कितनी ज्यादा कमाल की हो चुकी थी, जिससे तो ये मास्टर किंग यान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। इस चीज की खबर सीधा एक सिपाही जो होता है वो याओयी के फादर को आकर दे देता है, जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो सारी बात बता देता है कि चेनमिंग ने यहाँ पर पिल की गड़बड़ी पता कर ली थी और उसको ठीक भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद मास्टर किंग यान ने उस पिल को खा लिया ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जैसे उसने वो पिल को खाया है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ वो मास्टर किंग यान अभी हाल फिलहाल मरने वाला था, अब वो कई सालों तक के जिंदा रहेगा। इतनी कमाल की वो पिल बन चुकी थी जिसको चेनमिंग ने बनाया था। इस चीज को जानकर याओयी का फादर भी हैरान रह जाता है कि सच में मानना पड़ेगा ये चेनमिंग बहुत कमाल की चीज है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई तो प्लान जरूर बन रहा है जिसके अंदर ये लोग चेनमिंग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चेनमिंग को ये प्लान समझना होगा वरना वो किसी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन वो प्लान क्या था, कैसे यहाँ पर चेनमिंग इन सभी से बच पाएगा, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जो सीन दिखा पूरा हो गया तो चेनमिंग आराम से यहाँ पर महल को छोड़कर जा रहा होता है। सारे लोग कहते हैं कि अरे चेनमिंग ऐसे कैसे जा रहा है? चेनमिंग नहीं जा सकता, उसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। याओयी भी यहाँ पर चेनमिंग को ऐसे नहीं जाने देना चाह रहा था। इसके बाद चेनमिंग ने तो यहाँ पर मास्टर किंग यान जो था उसकी पावर को बढ़ाना भी शुरू कर दिया था और उसकी जान को भी उसने बचा लिया होता है, वरना तो याओयी यहाँ पर उसको मार ही देता। वो मास्टर किंग यान यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पनिशमेंट से बचाया और मेरी मदद भी की। आपने जो पिल को रिफाइन की थी, मैंने उसको खाने के बाद अपनी काफी ज्यादा पावर को गेन कर चुका
चुका हूँ, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। चेनमिंग कहता है कि मैंने यहाँ पर इतनी अच्छी पिल बनाई थी, तूने उसको खा तो लिया, लेकिन तू उसका एहसान ऐसे ही चुका रहा है क्या, कुछ और नहीं करेगा? तो मास्टर किनियन यहाँ पर सारे लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि आज से मैं मास्टर चेनमिंग का एक छोटा सा गुलाम बन चुका हूँ। जो वो कहेंगे मैं हमेशा के लिए उनका कहना मानने के लिए रेडी हूँ। आज के बाद अगर किसी ने भी चेनमिंग के सामने आंख उठाने की भी कोशिश की तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, उसके बाद ही वो चेनमिंग के ऊपर आंख उठाकर देख सकता है। तो बताओ किसके अंदर हिम्मत है जो यहाँ पर चेनमिंग से फाइट करना चाहता है? मास्टर किनियन चेनमिंग से कहता है कि मास्टर चेनमिंग, क्या इतना डायलॉग सही था कि और डायलॉग मारना चाहिए? इतना ठीक है तो फिर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, और नहीं तो थोड़ा और 2-4 लगाकर बोल देता हूँ। चेनमिंग कहता है बस बस बहुत हो गया, ज्यादा ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है वरना बाकियों को शक हो जाएगा। इसके बाद चेनमिंग तो वहां से जाने लग गया था, लेकिन याओयी जो था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर पहले से प्लान बना कर रखा है कि वो कैसे चेनमिंग को यहाँ पर मारेगा। लेकिन अभी तक के जिसने भी उसको सेट किया था कि वो किसके हाथों चेनमिंग को मराना चाहता है, वो लोग अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं थे। पर तभी महल के बाहर एक जोरदार हलचल होती है और वहां पर पूरी की पूरी आर्मी उठकर आ चुकी थी। हजारों की तादाद में सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं जो सभी चेनमिंग को मारने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यही तो याओयी का प्लान था। वो पहले चेनमिंग से अपना काम निकलवाना चाहता था और उसके बाद उसकी जान लेना चाहता था। तब सिपाही यहाँ पर जब आ चुके थे तो याओयी खुश हो जाता है कि अब तो ये सिपाही मिलकर चेनमिंग को मार देंगे। इतने सारे लोगों को देखकर मास्टर किनियन की फटकर हाथ में आ जाती कि भाई साहब, मैं तो यहाँ पर जोश जोश में कह दिया था कि जो भी चेनमिंग से लड़ना चाहता है उससे पहले मुझसे लड़ना होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरी आर्मी आ गई। अब मैं पूरी आर्मी से कैसे लड़ूंगा? ये लोग तो मुझे इतने टुकड़े करेंगे कि मैं गिन तक नहीं सकता। कियान चेनमिंग से कह रही थी, लगता है ना अभी भी शो खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन शो बाकी ही है। अब क्लाइमैक्स में मजा देखने का आएगा जो यहाँ पर एक बढ़िया वाली फाइट होगी। चेनमिंग मास्टर किनियन से कहता है कि क्यों, हवा निकल गई क्या? बहुत उछल रहा था, अब इनको कुछ नहीं बोलेगा क्या? इनको भी सेम डायलॉग चिपका जो तूने यहाँ पर याओयी को चिपकाया था। तो यहाँ पर मास्टर किनियन डरते हुए ही सही सभी लोगों से कह देता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम किससे फाइट करने के लिए आए हो। ये जुनलोंग सेट का लीडर है। जुनलोंग सेट दुनिया के बहुत ही ज्यादा टॉप वाले सेट के अंदर से शामिल होता है, और ये जो चेनमिंग यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो तुम सभी को ऐसे धूल में उड़ाकर फेंक सकता है। तो अपने कदम पीछे कर लो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। लेकिन उन जो सिपाही लोग आए थे उनका जो जनरल था वो यहाँ पर कह रहा था कि तूने हमारे सबसे खास इंसान तियान हाओ को मार दिया, उसके महल पे कब्जा किया, ग्रेडियन एम्पायर के अंदर इतनी तबाही मचा कर रखी, तो तुझे क्या लगता है कि तुझे ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया जाएगा? ये तो बहुत ही प्यारा वाला सेटअप था जो तेरे लिए कराया गया था ताकि तू यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद चारों तरफ से तुझे घेर कर तेरी जान ली जाएगी। आज तू बहुत बुरी मौत मरने वाला है। कियान कहती है, अच्छा तो अब यहाँ पर समझ में आया ना इनका प्लान? ये तो तब से इसीलिए हमें यहाँ पर बुलाए थे ताकि हमें यहाँ पर मार सके। वही तो मैं सोचूं कि ये लोग इतने प्यार से हमें यहाँ पर महल के अंदर इनवाइट क्यों कर रहे थे, लेकिन शायद इनको गलत खबर मिली थी कि यहाँ पर हमें इनवाइट करने में उनका फायदा नहीं बल्कि हमारा ही फायदा है, ताकि हम एक साथ सारे दुश्मनों को खत्म कर दे। मास्टर किनियन सीधा चेनमिंग के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मास्टर यहाँ पर ना ये जो जनरल है वो ज्यादा भड़का हुआ लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इसका मुकाबला कर पाऊंगा, तो थोड़ा आप आगे आ जाओ, मैं आपके पीछे पीछे इनसे फाइट करूंगा। वो जो जनरल था वो चेनमिंग से कहता है कि आज हम यहाँ पर ना तुझसे फाइट करने के लिए हैं, अगर तू यहाँ पर जिंदा बच जाता है ना तो हम सारी दुश्मनी तुझसे खत्म कर देंगे और मान लेंगे कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसके सामने हमारा ग्रेट यान एम्पायर भी घंटे के बराबर है, लेकिन उसके लिए तुझे हम सबको हराना पड़ेगा। क्या इसके लिए तू? चेनमिंग याओयी से कह रहा था कि क्यों याओयी, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहोगे नहीं? मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है क्या तुम्हारे महल के अंदर? याओयी कहता है कि देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ महल की चीजें संभालता हूँ, मिलिट्री की चीजें मेरे फादर ही संभाला करते थे, तो मैं इस जनरल को कुछ नहीं कह सकता, ना इसको मैं रोक सकता हूँ, माफ कर देना, ये लोग तेरी जान लेकर ही रहेंगे। चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि वो एक एक करके सभी को चुन चुन कर मार दे। किनियन चेनमिंग से कहता है कि देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाता हूँ और यहाँ पर इस बैटल की शुरुआत करता, उसके बाद आप बीच में आ जाना। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर किनियन नाटक करने लगता है कि अरे मेरा पेट दर्द हो गया, मेरा सर दर्द हो गया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए मैं हल्का होकर आऊंगा, उसके बाद फाइट करूंगा, वरना मेरा पीला सामान यहीं पे निकल जाएगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, साफ दिख रहा था कि वो अच्छे से नाटक कर रहा है ताकि खुद को इस बैटल से बचा सके, और चेनमिंग भी उसकी हरकत आसानी से समझ भी चुका था। इसके बाद वो जनरल अपनी आर्मी से कहता है कि मेरी आर्मी रेडी हो जाओ, हम सब जाएंगे और एक साथ चेनमिंग को मार देंगे। आज हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन चेनमिंग को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ना है। एक अकेले बंदे से लड़ने के लिए पूरी आर्मी आई हुई थी। चेनमिंग यहाँ पर कहता है कि लगता है तुम लोग ना आज मुझे यहाँ पर वन मैन आर्मी बनाकर ही रहोगे, अकेला इंसान पूरी आर्मी को खत्म कर देगा तो उसको तो
वन मैन आर्मी कहेंगे ही ना। फिर ठीक है, इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसके बाद चेनमिंग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 तालिस्मान को रेडी करता है, जो कि टाइगर स्पिरिट वाला तालिस्मान था। जैसे वो तालिस्मान आया था, उसके अंदर से टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आती है, जो ऐसा दहाड़ मारती कि पूरी जगह पर तबाही आ चुकी थी। जनरल अपने सिपाहियों से कहता है कि तैयार रहो, ये ऐसे और भी खतरनाक अटैक कर सकता है, लेकिन इसके हर एक अटैक से बचने के लिए हमें रेडी रहना है। इसलिए सारे सिपाही वहां पर रेडी होने लग जाते हैं, ताकि हर एक अटैक से खुद को बचाते हुए चेनमिंग को मार सके। पूरी अच्छी वाली प्रिपरेशन के साथ ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन चेनमिंग को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो वहां पर छोटे छोटे कई सारे फायर के बने हुए फॉर्मेशन बना लेता है, और उन फॉर्मेशन के अंदर से फायर पावर बाहर निकालते हुए सभी सिपाहियों के ऊपर अटैक किए जा रहा था। सिपाहियों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसा तालिस्मान था जिसके अंदर से फायर के अटैक निकल रहे। कई सारे सिपाही तो ऐसे ही मारे जा चुके थे, लेकिन चेनमिंग रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने फायर फॉर्मेशन के अंदर से लगातार फायर के अटैक निकालते हुए एक के बाद एक उन सभी को जलाया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को उसने ऐसे ही खत्म कर दिया था। जब आधे से ज्यादा सिपाही खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा तालिस्मान बना लेता है, और जैसे उसने उस तालिस्मान को बनाया था, उस तालिस्मान के अंदर से थंडर की पावर बाहर निकलती, जो सारे के सारे सिपाहियों को थंडर के अंदर से जलाते हुए खत्म कर रही थी। पूरा फुल तबाही मचा दिया था चेनमिंग ने यहाँ पर। इसके बाद जो चेनमिंग ने अगला तालिस्मान बनाया था, उसके अंदर से एक जायंट डीमन हैंड बाहर निकल कर आता है। वो हैंड जैसे यहाँ पर बाहर आया था, अपने हाथ के नीचे ही सिपाहियों को दबाकर खत्म करने लग जाता है। सिपाही तो यहाँ पर उस हैंड को ही देखकर घबरा चुके थे, लेकिन तब वहाँ पर जिस चीज का वो हैंड था, वो पूरा इंसान ही उठ कर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इमॉर्टल स्पिरिट थी, जो कि एक वॉरियर की इमॉर्टल स्पिरिट होती है, जो अपने पैर के नीचे ही सिपाहियों को कचरते जा रहा था। पूरा यहाँ पर तबाही मचा दी थी उस इमॉर्टल स्पिरिट ने। जेन भी ये चीज देखकर एकदम ज्यादा हैरान था कि मानना पड़ेगा चेनमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इसको तो बुली करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये पूरी आर्मी को एक बार में खत्म कर दिया, खबर तक नहीं हुई किसी को। दूसरी तरफ हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं। वो बीवी के साथ अपने कमरे के अंदर मौजूद था। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर चेनमिंग ने तो हमारे कई सारे सिपाहियों को मार दिया, लगता है हमें अपना प्लान यहाँ पर चलाना पड़ेगा। अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया ना, तो ये चेनमिंग सब कुछ खत्म कर देगा। तो जिस प्लान को हमने सोचा था, हमें उसे एक्टिवेट करना है। तो वहीं चेनमिंग ने जैसा कहा था कि ये लोग आज उसको वन मैन आर्मी बना कर रहेंगे, चेनमिंग वहाँ पर वन मैन आर्मी बन जाता है। उसने अकेला पूरे के पूरे सिपाहियों को मार दिया था। सिर्फ जनरल बचा होता है, जिसकी भी हालत एकदम खराब थी। वो भी ज्यादा टाइम तक के यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। वो कह रहा था कि इस चेनमिंग ने मेरी प्यारी सी आर्मी को खत्म कर दिया। इतने सारे मेरे सिपाही थे जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे, इसने सबको मार दिया। नहीं छोड़ूंगा इसको। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा निर्दय कैसे हो सकता है जो पूरी आर्मी को मार दे। चेनमिंग जनरल के पास आकर कहता है कि तेरे लिए मेरे पास एक खास ऑफर है। तू यहाँ पर ना सिर्फ मेरी बॉडी को अपने वेपन से टच करके दिखा। हल्का सा मुझे स्क्रैच भी आया ना, तो मैं वहीं पर अपनी हार मान लूंगा। तुझे मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया है, तो ये तो तू कम से कम कर ही सकता है ना। ये सुनकर वो जनरल भड़क गया था कि तुझे मुझे क्या कोई नल्ला आदमी समझता है, रुक तुझे बताता हूँ। इसके बाद वो जनरल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है, और अपना स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट करने के बाद वो चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहा था। ये अटैक उसने अपने लाइफ स्पैन की पावर को मिलाकर बनाया हुआ था। वो अपनी जिंदगी की उम्र को कम कर रहा था, ताकि इसकी मदद से वो इतनी हाई लेवल की पावर को इकट्ठा कर सके, जिसकी मदद से वो चेनमिंग की जान ले पाएगा। क्योंकि उसकी आर्मी तो खत्म हो गई, अब वो जिंदा रहकर भी क्या करेगा, लेकिन वो मरने से पहले अपनी आर्मी का बदला लेना चाहता है। कियान भी एकदम ज्यादा हैरान रह गई थी कि चेनमिंग ये अटैक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यार, हैंडल कर लोगे ना इस अटैक को? अगर नहीं कर पाए तो ये अटैक हमारी जान ले लेगा। बहुत ही खतरनाक वाला अटैक है ये। ये मास्टर कियान और बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि यहाँ पर लगता है चेनमिंग मर जाएगा। वो लोग चेनमिंग से कह रहे थे कि रुक जा यहाँ पर, वरना अगर तूने ये अटैक झेला तो तेरी जान जाना तय है। इसलिए अब तुझे यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। मास्टर कियान चेनमिंग के पास आकर कहता है कि चेनमिंग यहाँ पर ना हमें एक स्मार्ट मूव चलना चाहिए। हम यहाँ पर अपनी हार मान लेते हैं, बाद में तो मौका मिलेगा ही हमें इसको मार देने का, तो बाद में हम इसको मार देंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी जान बचाना जरूरी है। चेनमिंग कहता है कि क्यों, अब तेरे को बाथरूम नहीं लगी क्या, या फिर हल्का होकर आ गया तू? मैं कैसे यहाँ पर हार मान लूं? तुझे लगता है कि कभी मैं हार मानने वाला हूँ? ये चीज मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। मरना होगा तो खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन कभी हार के नहीं मरूंगा। तो साइड खड़े हो जाओ, खड़े होकर तमाशा देख। इसके बाद वो जनरल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक चेनमिंग के ऊपर करने के लिए रेडी था। उसने अपना अटैक चला दिया होता है चेनमिंग की तरफ, जिस वजह से पूरी की पूरी चीजें एकदम थम चुकी थी, मानो कि यहाँ पर किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया। लेकिन कियान को कुछ नहीं होता, वो वैसे ही खड़ी होती है। वो एकदम घबरा चुकी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम कैसे स्टॉप हुआ। वो अपना डिवाइडर जगह पावर चेक करती है, लेकिन
लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था। मानो कि इसका डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर स्टॉप हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो ये अटैक चेनमिंग हैंडल कैसे करेगा, इससे तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से चेन वगैरह आने लगती है और उन चेन का अटैक जैसे ही जनरल की स्वॉर्ड को लगा था, उसकी स्वॉर्ड बीच में से टूटकर 2 टुकड़ों में बदल जाती है। स्वॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर उस जनरल का सर भी कटकर अलग हो गया था। वो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर मर गया होता है, लेकिन किसने उसको मारा ये अभी तक पता ही नहीं चलता। इसके बाद वहाँ पर आता है एक बंदा जिसने मास्क लगा हुआ था और उसका नाम था शैडो मार्शल गॉड। इसी ने सब कुछ टाइम स्टॉप किया था और यही यहाँ पर आने के बाद टाइम को वापस से ठीक भी कर देता है। और उसी ने यहाँ पर जनरल की जान ली थी। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा था, जिसके सामने तो डिवाइन ट्रेजर भी रुक गया था कुछ टाइम के लिए। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि है वो जो याओ यी का फादर है, ग्रेट यान एम्पायर का जो मेन एम्पायर है, उसका पर्सनल गार्ड है। वही यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर आने के बाद वो चेनमिंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर चेनमिंग, मुझे यहाँ पर एम्पायर ने भेजा है। उनको पता चला कि तुमने पिल के अंदर से ना उस बीमारी को बाहर निकाला। जब तुम वो बीमारी बाहर निकाल सकते हो तो तुम यहाँ पर एम्पायर को भी ठीक कर सकते हो। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि तुम जाकर एम्पायर को ठीक कर सको। ये जर्नल तुम्हारी जान लेने वाला था, इसलिए मैंने एम्पायर के कहने पर इस जर्नल को मार दिया। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने आंख उठाकर नहीं देखेगी। अगर तुमने यहाँ पर एम्पायर को ठीक कर दिया तो तुम्हें किसी से भी डरने की उसके बाद जरूरत ही नहीं रहेगी। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो आपको ये रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। चेनमिंग कहता है मुझे पता ही था कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हुए। मैं समझ सकता हूँ कि एम्पायर बीमार है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी तबीयत को ठीक कर सकूं। याओ यी का मूड खराब हो जाता है। उसने इतना अच्छा प्लान बना कर रखा था कि वो चेनमिंग को मार देगा, लेकिन यहाँ पर उसके फादर ने ही गद्दारी कर दी। उसके फादर ने ही अपने सिपाही को भेज दिया ताकि वो चेनमिंग को बचा सके। इस वजह से चेनमिंग तो बच गया। अब यहाँ पर चेनमिंग उसके फादर को ठीक कर देता है तो उसके फादर अपने बेटे से भी ज्यादा चेनमिंग को पसंद करने लगेंगे। इसी वजह से याओ यी का पूरा मूड खराब हो गया था कि भाग यार, सारा काम बिगड़ गया। इसके बाद एक बंदा आता है जो याओ यी से कह रहा था कि एम्पायर को ना पता चल गया कि आपने जानबूझकर उस पिल के अंदर मास्टर किनियान की बदौलत वो डेथ एनर्जी को डाला था। आप यहाँ पर खुद अपने फादर को मारना चाहते हैं। इसी वजह से एम्पायर ने चेनमिंग का साथ दिया ताकि वो उसको बचाए, तो चेनमिंग उनकी जान बचा सकता है। जनरल को मारकर आपके फादर ने आपको सिर्फ एक धमकी दी है कि आप ना कभी भी अपने फादर के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, वरना वो आपको भी मार सकते हैं। या ये एकदम ज्यादा भड़क जाते कि मेरा बाप ही मुझसे गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो अपने साथी से कह दे कि तैयारी करो और मेरे साथियों को कह दो कि मेरे बाप को मार दे। उसके बाद बनूंगा मैं ग्रेट यान एम्पायर का नया एम्पायर। मेरे बाप की भी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ कर पाए। ये चेनमिंग को अपने सपोर्ट में ले ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाप को ही मार दूंगा तो उसके बाद चेनमिंग मेरा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक इस तरह की पावर मौजूद है जिसके बारे में दुनिया आज भी अनजान है। हाउ का घर देखते हैं जहाँ पर लिंगर अपने दादाजी के साथ बैठी हुई थी। लिंगर यहाँ पर जब चेनमिंग नहीं था तो आसपास के इलाके में जाती और अच्छे अच्छे जो अमीर लोग होते उन सभी को चोरी करके आ जाया करती। उसके पास बैग पे बैग भरे हुए थे जिन सभी को उसने अमीर बंदों से चोरी कर लिया था। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ और काम नहीं करना है क्या, जो चोरी करने के लिए इधर उधर भाग रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, जब तक चेनमिंग यहाँ पर नहीं है ना तब तक समझो कि मेरी छुट्टी है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस छुट्टी का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा अपना फायदा कर रही हूँ। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो चलो बहुत अच्छा है, कम से कम तुमने कोई तरीका तो निकाला जिसकी वजह से तुम अमीर बन सकती हो, काफी अच्छी जेब कतरी हो तुम। तो वहीं हम चेनमिंग को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर अपना चाय पीते हुए कह रहा था कि चलो आखिरकार इतनी बड़ी परेशानी के बाद थोड़ा सुकून और आराम तो मिला। चेनमिंग अपने सेक्ट में रिटर्न आ चुका था, तो तभी वहां पर शियोमी पहुंच जाती। वो चेनमिंग से कह रही थी कि अरे सेक्ट मास्टर, मैंने सुना ना कि ग्रेट यान एम्पायर वालों ने आपको बहुत परेशान किया, आपको इतना ज्यादा थका दिया है कि आपकी थकान नहीं जा रही है, तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी सारी थकान मिटा देती हूँ, मुझे देखने दीजिए कि कहाँ कहाँ आपको उन्होंने थकाया है। वो चेनमिंग से यहाँ पर चिपक रही थी, तभी यहाँ पर कांगक्यूई पहुंच जाती है। वो चेनमिंग से कही थी कि क्या यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर वाले भी पहुंच जाएंगे क्या, वो लोग आपके पीछे तो नहीं लगे हुए हैं, अगर लगे हुए तो हमें यहाँ पर ना एक वॉर की तैयारी करनी चाहिए, क्या पता कब वो यहाँ पर आकर बैटल शुरू कर दे, क्योंकि याओ यी तो अभी भी जिंदा है ना। शियोमी कह रही थी कि तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है, अभी तो चेनमिंग को आराम मिला है, आराम करने दो ना उसको, इतनी परेशानी तुम्हें लग रही है तो तुम जाओ और अकेले जाकर याओ यी को मार डालो। कांगक्यूई कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि ये ग्रेट यान एम्पायर वाले लोग ना बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के लोग हैं, अगर एक भी जिंदा बच जाता है वहाँ का कोई बंदा तो वो पक्का आगे चलकर मुसीबत खड़ी करेगा, तो इसलिए मैं कह
कह रही हूँ कि हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। इस चीज को सुनकर यहाँ पर शाओमी को गुस्सा आ जाता है। वो कांग यूई से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर जलन हो गई, जब मैं और चेनमिंग थोड़ा सा टाइम बिता रहे थे तो तुम हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गए। क्यों, सच कह रही ना, मैं यही था ना तुम्हारा प्लान, नहीं छोड़ूंगी तुमको, एक बार मौका मिल जाए तुम्हें बहुत मारने वाली हो। इन लोगों की बहस होता हुआ देखकर चेनमिंग वहां से भाग जाता है कि इतना अच्छा शांति मिली थी, ये लोग फिर डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गए। कांग यूई जो थी वो भी असल में एक ग्रेट यान एम्पायर की ही मेंबर थी। वहाँ की एक फैमिली से कांग यूई आती है तो शाओमी उससे कह रही थी कि देखो, अगर यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर वालों ने हमला किया ना तो तुम हमारे साथ दोगी या फिर ग्रेट यान एम्पायर का साथ दोगी, क्योंकि तुम वहीं से आती हो, वहीं का खून है ना तुम्हारे अंदर, तो आगे चलकर तुम गद्दारी करने वाली हो, इसलिए गद्दारों से ना पहले ही पीछा छुड़ा लेना बेहतर होता है। कांग यूई को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मेरी ईमानदारी पे सवाल कैसे उठा सकती है। शाओमी उससे कह रही थी कि देखा, तुम्हारा मुंह बंद हो गया ना, मतलब जरूर कि तुम यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी करोगी और ग्रेट यान एम्पायर का साथ दोगी जब भी वो बैटल के लिए आएंगे, इसलिए मैं चेनमिंग को तुमसे दूर रखती हूँ। जितना तुमसे दूर रखूँ ना उतना ही चेनमिंग के लिए फायदा है और उसकी जान को भी खतरा कम होगा। चेनमिंग वहाँ पर कहता है कि देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और खाना छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर झगड़ा खत्म हो गया ना तो पेट में कुछ ठूस लेना। वो दोनों को वहाँ पर बिठा देता है और उससे कहता है कि अब बैठो, शांति से यहाँ पर बैठकर खाना खाओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। चेनमिंग कांग यूई से कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा ही साथ दोगी, चाहे कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, तो इस बात की जरा भी टेंशन मत लेना कि मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठ चुका है। कांग यूई ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसी के साथ चेनमिंग जो था वो यहाँ पर शाओमी से भी कहता है कि शाओमी, तुम भी टेंशन मत लो, तुम इस सेट की ऐसी मेंबर हो जिसके ऊपर मैं अपनी आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम्हारे ऊपर ही करता हूँ। जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है और ये दोनों का यहाँ पर गुस्सा शांत हो चुका था। इसके बाद चेनमिंग सेट से काफी दूर आ जाता है ताकि यहाँ पर तो बैठकर थोड़ी शांति मिल सके। इतने ज्यादा टेंशन की वजह से चेनमिंग थोड़ी शांति चाह रहा था। कियान चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग, इतना दूर क्यों आ गए, क्या तुम्हें ग्रेट यान एम्पायर वालों से डर लग रहा है कि वो लोग तुम्हारे सेक्ट में भी आकर हमला कर देंगे? चेनमिंग कहता है कि कैसी मजाक की बातें करती है, मुझे किसी से क्यों डर लगेगा, मुझे पता है कि बहुत बड़ी तबाही आएगी और पूरा ग्रेट यान एम्पायर हमला करने के लिए जरूर आएगा, तो उस चीज के लिए थोड़ा माइंड फ्रेश भी तो रखना चाहिए ना। वही फ्रेशमेंट हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम देखो, तुम तो कुछ और ही बात बना रही हो। चेनमिंग वहाँ का खूबसूरत नजारा जो था वो यहाँ पर देख रहा होता है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और एकदम शांत थी, जहाँ पर रहकर तो मजा ही आ जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे आइस अटैक आने लग जाते, तो चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे आइस अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर शांति हासिल करने के लिए आया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब ये आइस अटैक कहाँ से आया, इसको करने का किसका इरादा था, मुझे नहीं पता। चेनमिंग जैसे वहां से आगे बढ़ता उसका पैर फिसल जाता और पैर फिसलने के बाद वो जो नीचे तालाब बना हुआ था वो उसके अंदर जाकर गिर जाता है। उसी तालाब के थोड़ी दूर हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर नहाने के लिए हो गया काम। चेनमिंग यहीं पर आकर गिरा हुआ था। वो लड़की जब चेनमिंग को यहाँ देखेगी तो बहुत मारने वाली है उसको लगेगा कि चेनमिंग उसके ऊपर नजर रखने के लिए आया हुआ है। तभी चेनमिंग की भी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वो उस लड़की से माफी मांगते हुए कहता है कि देखो, मुझे माफ कर देना, मेरा यहाँ पर कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे देखने का, मैं तो गलती से यहाँ पर आकर गिर गया। लेकिन वो लड़की भड़क जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। चेनमिंग भी उसके अटैक को रोकता है, लेकिन वो लड़की तो सुनने को तैयार ही नहीं थी और साथ ही वो लड़की भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इसने वो आइस बनाया था जो अटैक अभी चेनमिंग को लगने वाला था, यही वो आइस अटैक कर रही थी। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन। उस लड़की ने इतनी ज्यादा ठंडी वहां पर फैला दी थी कि चेनमिंग की वो सर्दी हो जाती है, उसको छींक और खांसी होने लग गई थी। तो चेनमिंग अपनी फायर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करने के बाद वो थोड़ी गर्मी आसपास फैला रहा था ताकि थोड़ी ठंडी तो कम हो जाए। लेकिन ये क्या, चेनमिंग का इतना ज्यादा हाई लेवल का फायर वाला अटैक भी वो लड़की आसानी से अपनी पावर की मदद से जमा देती है। चेनमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जो मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक रही है। इसलिए वो सबसे पहले तालाब से बाहर जाने की कोशिश करता है कि यार बहुत ठंडा तालाब है, तो वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये आया था कि तभी वहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाती है और उस लड़की का नाम मैंग यूई था। वो चेनमिंग के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए पहुंच गई थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब के अंदर आने की, तो जरूर वहाँ पर मुझे देखने के लिए आया हुआ था। वो चेनमिंग को बहुत मारती है। पहली बार यहाँ पर चेनमिंग थोड़ा शर्मिंदा भी था और उस लड़की से अटैक भी कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो गलती से यहाँ पर गिरा, लेकिन वो गलत जगह पर गिर गया। लेकिन जैसे जैसे चेनमिंग उसके अटैक को रोक रहा था वो बहुत ज्यादा हैरान रह रहा होता है कि लड़की का जो भी अटैक है ना बड़ा कमाल का है। ऐसा लग रहा है कि इसकी पूरी बॉडी आइस पावर से बनी हुई है। इसका आइस अटैक इससे पहले मैंने किसी के पास नहीं देखा जिसके पास इतना कमाल का आइस पावर हो। ये लड़की की आइस पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा औसम है, जिस वजह से एक एक अटैक करने के बाद चेनमिंग के हाथ जमने लग गए थे। वो अपने हाथ को गर्म कर रहा होता है कि यार क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बर्फ में यहाँ पर जम जाऊंगा एकदम। जल्दी से कोई कोना ढूंढना पड़ेगा ताकि थोड़ी बॉडी को गर्म
कर सकूं। इस चीज को देखकर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर भाग रहे हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी लेकिन तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी ताकि कभी भी इस तरह से किसी लड़की को ना देख सको। वो अपना एक और स्ट्रॉन्ग आइस अटैक रेडी कर लेती है ताकि चैनमिंग के ऊपर अटैक कर सके। बेचारा चैनमिंग एक तो ठंडी से मर रहा था, ऊपर से और ज्यादा आइस अटैक उसको लग रहे थे, इसलिए वो वहां से भाग रहा होता है कि पहले थोड़ा बॉडी को गर्म करो, उसके बाद ही मैं अटैक कर पाऊंगा, वरना ठंडी से तो मैं एकदम ठुठुर रहा हूँ एकदम। लेकिन वो लड़की तो सुनने को तैयार नहीं थी। वो एक के बाद एक करते हुए बहुत ही हाई लेवल का आइस अटैक बनाती और चैनमिंग के ऊपर अटैक कर रही थी। इस वजह से चैनमिंग ना इधर भाग पाता है ना उधर भाग पाता है। वो चैनमिंग वहां पर उस लड़की से कह रहा था कि यार माफ कर देना, मैंने तो कुछ ढंग से देखा ही नहीं है, तुमने तो वैसे भी टॉवेल पहन के रखा है ना, बिना टॉवेल के देखता तब मुझे मारती, अब टॉवेल में कहाँ ही कुछ दिखा दिया, तुम बिला वजह ही मुझे मार रही हो, छोड़ दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे मारोगी तो मर जाऊंगा मैं। ये सुनकर वो लड़की और भड़क जाती कि इसका मतलब तुम्हें मुझे बिना टॉवेल के देखना था, मतलब कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम एक नंबर के झूठे मक्कार हो, आज तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। मैं बहुत टाइम से अपना खास अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रही थी, इसलिए आज मुझे मौका मिला है अपने सारे खास अटैक को तुम पर करने का ताकि मैं तुम्हें मार डालूं। वो लड़की अपने हाई लेवल की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है जो स्वॉर्ड तक के यहाँ पर आइस से ही बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की पूरी खाली आइस की पावर में डूबी हुई है, उसके पास दूसरा कोई अटैक नहीं था, लेकिन एक से बढ़कर एक आइस अटैक थे। चैनमिंग कहता है कि देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं शांति से मैटर शांत करना चाहता हूँ। लेकिन तब भी वो लड़की मानती ही नहीं और जैसे ही वो यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने वाली थी, चैनमिंग एक उंगली की मदद से उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। इस चीज को देखकर वो लड़की भी हैरान हो चुकी थी कि अरे इसने मेरी स्वॉर्ड को एक बार में तोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर वहां पर चैनमिंग से कहती कि देखो तुम यहाँ पर अपनी गलती मान लो कि तुमने मुझे देखा है और तुम मुझे देखने के लिए आए थे, बस अपनी गलती मानो, मेरा गुस्सा यहाँ पर शांत हो जाएगा, क्योंकि गलती मानने वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जल्दी से अपना गलती मानो वरना मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ने वाला है। चैनमिंग कहता है अरे मेरी माँ मुझे माफ कर दे, चल मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तुझे देखा था, लेकिन वो भी जानबूझ के नहीं देखा था, उतना खास भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन हल्का फुल्का दिखाई दिया था। मैंगी भी कहती कि समझ गई मैं, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही थी कि अपनी गलती मानो, क्योंकि मैं बस जानना चाहती थी कि तुमने कुछ देखा या नहीं देखा, और देखो अपनी गलती मानते हुए तुमने बता दिया कि तुमने मुझे देखा था, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तो कंफर्म हो गया कि तुमने मुझे देखा था तो तुम यहाँ पर मरोगे। वो एक ही चैनमिंग को लात मारते हुए उड़ाकर दूर फेंक देती है। चैनमिंग बेचारा परेशान था कि यार मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ न कुछ हो जाता है, यहाँ शांति लेने के लिए आया, यहाँ पर तो मुझे ऐसा तबाही मिला है जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस लड़की से थक चुका था, तो वो उसका और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे तुम्हारे अटैक तो बहुत ही मामूली है, तुम जो भी मुझ पे अटैक कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि बड़े प्यार से मुझे छू रही हो, तो चलो और अटैक करो। चैनमिंग को पता था कि ये लड़की ऐसे शांत नहीं होने वाली, तो इसका पूरा गुस्सा ही एक बार में उतरवा देता हूँ। वो उस लड़की को उकसाने लग गया था कि चलो जो अटैक हो सकता है मुझ पे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चैनमिंग को मारते हुए उससे पूछ रही थी कि बता तू कौन है और तू कहाँ से आया हुआ है। चैनमिंग कहता है मैं तो जुनलोंग सेट से ही आया हूँ, जिस पर मैंगी भी कहती है कि तू जुनलोंग सेट का नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी जुनलोंग सेट की एक मेंबर हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं जुनलोंग सेट से बाहर गई थी ताकि अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे सकूं। मैं जुनलोंग सेट की एक बहुत ही खास वाली एल्डर हूँ। चैनमिंग कहता है फिर क्या, ये तो बात हो ही गई, तुम तो मेरे ही सेक्ट की हो यार, तो फिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, आओ चलो हम साथ में सेक्ट में चलते हैं, क्योंकि जिस जुनलोंग सेक्ट की तुम एक एल्डर हो ना, उसी जुनलोंग सेक्ट का मैं सेक्ट लीडर हूँ। मैंगी भी कहती कि पागल नजर आती हो क्या, तुम कैसे सेक्ट लीडर बन गए, सेक्ट लीडर तो दूसरा इंसान था, वो हमारे सेक्ट लीडर थे, लेकिन तुमने यहाँ पर खुद को नकली सेक्ट लीडर बता करना और बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं तुम्हें और नहीं छोड़ने वाली। ऐसा लग रहा था ये जो मैंगी हुई है वो काफी टाइम पहले ही सेक्ट से चली गई थी अपनी कल्टीवेशन के लिए, जब पुराना वाला जो लीडर था वो यहाँ का लीडर हुआ करता था, लेकिन जब से चैनमिंग यहाँ का जुनलोंग सेक्ट का नया लीडर बना है तब से ये लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी, इसीलिए वो नहीं पहचान पा रही कि चैनमिंग नया जुनलोंग सेक्ट का लीडर बन चुका है। उस लड़की के अटैक से जब यहाँ पर चैनमिंग परेशान हो जाता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और मैंगी के अटैक को रोकने लग गया था। वो उसके ऊपर अटैक तो नहीं करता, लेकिन बस उसके अटैक को रोक रहा था ताकि देख सके कि ये लड़की कितना ही ज्यादा मुझे परेशान कर लेती है, कितना ही अटैक ये कर पाएगी। लेकिन जब यहाँ पर वो मैंगी चैनमिंग के पास ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड देखती है जो कि सिर्फ जुनलोंग सेक्ट के लीडर को दी जाती है, तो वो समझ जाती है कि हाँ ये चैनमिंग झूठ नहीं कह रहा है, ये सच में जुनलोंग सेक्ट का नया लीडर बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? तभी मैंगी की जो पावर थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। उसकी पावर बहुत ही बुरी तरीके से बाहर आ रही थी जिसको वो खुद भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती, और पावर का ऐसा धमाका होता है कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था। चैनमिंग भी हैरान होता है कि ये लड़की पागल है क्या, इसको खुद की पावर को कंट्रोल करना नहीं आता क्या? तब चैनमिंग जैसे उस लड़की को देखता है उसको पता चलता है कि अरे इसने तो अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर लिया, ये काफी ज्यादा पावर को यूज कर चुकी है, इस वजह से इसकी पावर और इसकी बॉडी अनस्टेबल हो गई। वो कहता है कि अरे पागल हो गया, क्या जरूरत है इतने ज्यादा पावर का इस्तेमाल
करने की, देखो कुछ कर पाई तुम, नहीं कर पाई ना, मेरी बात पहले ही मान ली होती तो अच्छा होता, तुम्हें इतनी परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती। चैनमिंग जब डिवाइन ट्रेजर की मदद से मैंग यूई को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, ये कोई जासूस तो नहीं है और मेरे खिलाफ कभी कोई साजिश भी नहीं रचेगी। चैनमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैंग यूई को यहाँ पर ठीक कैसे करे, तो वो अपनी फायर पावर की मदद से जितना भी आसपास ठंडी होती है उन सभी को कम करने लगता है, क्योंकि मैंग यूई की जो आइस पावर थी वो उसकी बॉडी के ऊपर ही हावी होते जा रही थी। चैनमिंग को समझ नहीं आता कि पावर अनस्टेबल होने से ऐसी हालत तो नहीं होती, ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इस मैंग यूई के साथ, ये खुद की आइस पावर के चपेट में ही जाते जा रही है। चैनमिंग के फायर अटैक से भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, वो आइस पावर यहाँ पर बढ़ते हुए मैंग यूई को अपने कंट्रोल में ले रही थी। मैंग यूई की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। डिवाइन ट्रेजर जो था वो चैनमिंग को मिशन भी देता है कि अपने और ज्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ठंडी जो है उसको कम करो ताकि तुम इस लड़की को बचा सको। इस वजह से चैनमिंग ने और ज्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो लड़की की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लग जाता है। और जैसे उसकी हालत में सुधार आया था, चैनमिंग का यहाँ पर यह मिशन पूरा हो जाता है, जिस वजह से उसका कल्टीवेशन में एक लेवल ब्रेक थ्रू हुआ था और वो स्पिरिट मार्शल रैम के 5th लेवल पे पहुंच गया होता है। इसके बाद चैनमिंग उस लड़की को उठाता है और अपनी गोद में उठाने के बाद उसको वापस से तालाब में छोड़ देता है कि क्या पता तालाब के पानी से इसकी हालत सही हो। जैसे ही मैंग यूई जो तालाब के पानी के अंदर आई थी, धीरे धीरे उसको होश आने लग जाता है और उसने अपनी पावर पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। जैसे उसको होश आता है वो एकदम हैरान रहती कि आखिर वो इंसान था कौन जिसने मुझे बचाने के लिए मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया। मैंग यूई को तो तालाब के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा खुद में रिकवर हासिल कर रही थी। उसने अटैक करने में जितनी भी अपनी पावर को खोया था वो सारी पावर धीरे धीरे करते हुए इकट्ठा होने लग जाती है। लेकिन मैंग यूई कह रही थी कि मेरी आंखें जो इतनी ज्यादा जमा देने वाली पावर है वो आज उतना ज्यादा असर क्यों नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलग तरह की फीलिंग आ रही है जिस वजह से मैं अपनी आइस पावर को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन ये फीलिंग क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इसके बाद वो तालाब के बाहर आती है और फटाफट से अपना कपड़ा चेंज करने लग जाती है, क्योंकि वो तो टॉवल पहनी हुई थी। जैसे उसने अपना कप चेंज किया था उसका लुक तो एकदम ज्यादा कमाल का हो जाता है, वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लग गई थी। मैंग यूई जब यहाँ पर अपनी पावर वगैरह को चेक भी करती तो उसको पता चलता है कि वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर चुकी है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर चैनमिंग ने ऐसा क्यों किया। मैं तो उसको मारना चाह रही थी ना, उसने मेरी जान बचाई और यहाँ तक कि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करने में भी मदद की है इसने, लेकिन वो मेरी मदद क्यों कर रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ पर उसको चैनमिंग की ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड भी दिखाई दे जाती है, जिसको देखकर कह रही थी कि चैनमिंग ने अपनी इतनी ज्यादा कमाल वाली स्वॉर्ड को यहीं पर छोड़ दिया ताकि कुछ खतरा आने पे ये स्वॉर्ड मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मुझे लगता है कि ना मुझे ये स्वॉर्ड चैनमिंग को वापस करने के लिए जाना चाहिए। उसने मेरी मदद की है तो मैं उसको ये स्वॉर्ड तो वापस कर ही सकती हूँ, इतना तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। तो वहीं चैनमिंग जो था वो अपना सेक्ट में बैठा हुआ था। शामी उससे कह रही होती है कि कांग यूई ने यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है और कई सारे डिसाइपल वो हमारे सेट को आसपास से अच्छे से घेर लिए हैं ताकि अगर कभी भी ग्रेट यानम पर हमारे पर हमला करता है ना तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो आप बेफिक्र रहें, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करीब 2000 के आसपास डिसाइपल ने अपना ब्रेक थ्रू भी किया है और वो हायर रेल में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग और अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चैनमिंग यहाँ पर इस चीज से परेशान था क्योंकि डिवाइन ट्रेजर ने उसको एक अगला मिशन दिया था। उस मिशन के हिसाब से उसको फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जाना है, वो भी मैंग यूई के साथ, क्योंकि मैंग यूई वहां जाकर फंस चुकी है तो उसको बचाना होगा चैनमिंग को। शामी चैनमिंग से कहती है कि चैनमिंग मास्टर क्या हुआ, आप खोए खोए लग रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं क्या आप? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं। लेकिन चैनमिंग शामी से कहता है कि नहीं नहीं यार कोई परेशानी नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही है तो ऐसे ही काम में लगे रहो, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। शामी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, सच में मेरा काम आपको पसंद आया? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा काम पसंद आया तो क्या मैं इसके बदले छोटा सा रिवॉर्ड मांग सकती हूँ? वो चैनमिंग से चिपकते हुए कह रही थी ये बातें, मतलब कि ऐसे ही चिपकने वाला उसको कोई और रिवॉर्ड भी चाहिए। वो यहाँ पर चैनमिंग को किस करने की कोशिश कर रही थी। चैनमिंग परेशान किया, भाई यार ये क्या हो रहा है, इसने कोई जादू चला दिया क्या मुझ पे? मुझे भी ऐसी ही फीलिंग क्यों आ रही है? क्या चैनमिंग से कहती कि मुझे क्या पता जादू चलाया नहीं चलाया, एक बार किस करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा जादू था या नहीं था। जादू होगा भी तो वो करने से टूट जाएगा। चैनमिंग कहता है नहीं नहीं यार पागल हो क्या, ये मुझे बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं लग रहा, मैं नहीं करने वाला कुछ भी इसके साथ। शामी जैसे उसके ऊपर कूद कर उसको किस करने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खोलकर कांग यूई पहुंच जाती है। लेकिन जब चैनमिंग उसको देखता है तो उसको पता चलता है ये तो कांग यूई नहीं बल्कि मैंग यूई है। मैंग यूई जैसे ही चैनमिंग को देखती है वो वहां से साइड हो जाती है। वो कह रही थी कि लगता है गलत टाइम पे मैं यहाँ पर आ गए, तुम दोनों करो करो जो कर रहे थे करो आराम से। चैनमिंग कहता है अरे नहीं यार तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर आओ मैंने खाना वगैरह बनाया है तो हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। शामी का पूरा मूड उतर जाता है कि एक तो इस लड़की ने इतना अच्छा चांस मिलने वाला था उसको मेरा गवा दिया और ऊपर से एक नई लड़की सेक्ट में घुस चुकी
चुकी है, तो वो भी अब यहाँ पर क्या पता चेनमिंग को मुझसे दूर करने की कोशिश करे। कितनी लड़कियां आती है यहाँ पर समझ नहीं आता। वो चेनमिंग से कहती है कि सेक्ट मास्टर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि दो लोगों की पर्सनल बातों में तीसरा बंदा भी घुसा है, तो तीसरे बंदे को साइड कर देने में बेहतर है ना। जिस पर चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद वो शियाओमी को ही बाहर कर देता है कि तुम ही बाहर जाओ, तुम ही दो लोगों की बात में घुस रही थी तो तुम्हें बाहर जाना होगा। शियाओमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि चेनमिंग तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं ये बात तो मैंग्यूई की कह रही थी, तुमने मुझे ही बाहर कर दिया। हर लड़की के प्यार में तुम गिर जाओ तो एक दिन तुम्हें बहुत मारूंगी पकड़ के। मैंग्यूई जी वो चेनमिंग का शुक्रिया करती है उसका ब्रेक थ्रू करवाने में और उसको रिकवर करने में, लेकिन चेनमिंग डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि आखिर ये फॉरबिडन ग्राउंड क्या है। मुझे इस चीज की जानकारी मिली है तो मुझे फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में जानना है। मैंग्यूई कहती है कि आपको कैसे पता चला कि फॉरबिडन ग्राउंड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट करती है। चेनमिंग कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और जो भी तुम्हें वहां से करना होगा ना, हम दोनों साथ में वो काम करेंगे। तो वही हम याओजी को देखते हैं, उसके पास एक जासूस ने लेटर भेजा था कि मुझे पता चला है चेनमिंग फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जा रहा है, तो वो ऑर्डर दे देता है कि सारे सिपाहियों को पकड़ो और फॉरबिडन ग्राउंड के आसपास लगा दो। चेनमिंग जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, उसको उसकी मौत लेकर जा रही है फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर। इसके बाद अब रात को चेनमिंग मैंग्यूई के साथ फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, जो जगह किसी खंडर से कम नहीं थी। वहां पर कुछ भी नहीं होता, बस खंडर ही खंडर था और वहां पर कोई इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा था। कियान चेनमिंग से कहती कि जहां तक कि मैं इंफॉर्मेशन निकाल पा रही हूँ ना, उसके बाद से मुझे पता चला है कि ये एक ना बहुत टाइम पहले एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा डीमन क्लान हार गया था और यहीं से डीमन क्लान का खात्मा हुआ था। उसके बाद से डीमन क्लान ने इस जगह को श्राप दिया था कि कोई भी अगर यहाँ पर आता है ना तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। इतनी खतरनाक है ये जगह। वहां पर चीजों से ज्यादा तो इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे, जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करता वो ऐसे ही मर जाया करता। बहुत ही डरावनी और भूतिया जगह लग रही थी ये। मैंग्यूई की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चेनमिंग उससे कहता है कि अरे ऐसे डर रही जैसे पहली बार तुमने किसी कंकाल को देखा है, इतना जल्दी डर जाओगी तो हमें तो अभी बहुत अंदर जाना है, मेरे पीछे चलते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही डरने की जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पर। मैंग्यूई चेनमिंग से बता रही थी कि मैं अकेले बिना फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के बाद 7 कलर वेन चाहिए मेरे लिए, उसको मैं खुद भी हासिल कर सकती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जबकि उसको खुद पता था कि वो अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। वो ऊपर के मन से अपनी तारीफ बटोरने के लिए ऐसा कह रही थी। जैसे उन दोनों ने फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर एंट्री मारी थी, वहां पर उन्हें एक सिपाही की लाश दिखाई दी थी, जो कि बिल्कुल एकदम एटीट्यूड के साथ वहां पर बैठा हुआ था। वहां पर एक पहेली भी लिखी हुई थी, जिसको सॉल्व करने के बाद ही वो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। पहेली के हिसाब से ये लिखा था कि यहाँ पर 2 सेब रखे हैं, तो इसको तुम्हें 3 हिस्सों में बांटना है, मतलब ऐसा करना है कि ये 2 सेब 3 लोगों को मिल सके। कियान कहती बड़ा ही सिंपल है, एक को अक्खा रखेंगे, दूसरे को आधा काट देंगे और 3 लोग बांट लेंगे। ये थोड़ी ना हार्ड पहेली है। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं, ये करना गलत होगा, इससे एक इंसान को पूरा अक्खा सेब मिलेगा और बाकी के 2 को आधे आधे मिलेंगे, तो ये बात गलत है, इससे पहेली सॉल्व नहीं होगी। लेकिन मैंग्यूई कहती कि बताओ ना क्या करना है, इतनी मामूली सी पहेली हमारा क्या ही उखाड़ लेगी, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सेब को आधा काट देती है और दूसरे वाले को अक्खा रहने देती है, ताकि तीनों उस सेब को बांट सकें। लेकिन चेनमिंग ने कहा था कि ये नहीं करना है, ये सही नहीं होगा। और जैसे उन्होंने गलत पहेली को सॉल्व किया था, वो जो सिपाही यहाँ पर मरा हुआ था वो होश में आ जाता है, जो पूरे गुस्से के साथ चेनमिंग और मैंग्यूई के ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। चेनमिंग मैंग्यूई से कहता है कि अरे साइड हो जा, पागल हो गई हो क्या करने चाह रही हो। लेकिन मैंग्यूई तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी ताकि सिपाही के साथ फाइट कर सके। वो अपने आइस अटैक की मदद से सिपाही के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से वो सिपाही पूरी तरह से जमकर वहां से दूर फेंका जाता है। सिपाही तो पूरी तरह से वहां पर जम चुका था। चेनमिंग और कियान भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि अरे वाह, ये लड़की डरती तो है लेकिन इसकी आइस पावर बड़ी कमाल की है, एक बार के अंदर इसने सिपाही को जमा दिया एकदम। चलो अच्छा है, एक सपोर्ट तो हो जाएगा आगे चलने के बाद यहाँ पर, कि अगर कोई भी बड़ा खतरा आता है तो ये लड़की हमारे ऊपर एक मुसीबत बनकर नहीं बैठेगी, ये खुद का तो बचाव कर ही सकती है। लेकिन लगता था कि इन दोनों ने यहाँ पर मैंग्यूई की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। कुछ ही मिनट के बाद वो सिपाही फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि जरा सी पावर उसकी बर्फ वाली कम हुई थी कि सिपाही यहाँ पर फिर से होश में आ गया। जिस चीज को देखकर मैंग्यूई एकदम घबरा जाती, वो एकदम डर चुकी थी, तो वो जल्दी जल्दी से वापस से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि फिर से सिपाही को मार दे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही ने सीधा अपनी स्वॉर्ड लिया था और पूरी तरह से वो मैंग्यूई की गर्दन पे रख, लेकिन वो स्वॉर्ड मैंग्यूई का गला काटकर अलग कर दी थी कि चेनमिंग मैंग्यूई को घसीट कर पीछे कर लेता है। इस वजह से वो बच चुकी थी। जैसे ही यहाँ पर सिपाही ने अपना अटैक पूरा कर लिया था तो सिपाही वहां से गायब हो जाता है और वापस से जाकर वही पहेली के पास बैठ चुका था कि अब अगर वापस से मुझे जिंदा नहीं करना है तो इस पहेली को अच्छे से बुझाओ, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते हो, वरना इस बार भी गलती की तो वापस से मैं जिंदा होकर तुम सबको मार दूंगा।
चैनमिंग मैंग्यूई से कहता है कि अगर बैटल में अचानक से हमला होना तो थोड़ा खुद को संभालने के लिए पीछे भी हुआ जाता है, ये नहीं कि जहां से भी हमला आया पहले अंधाधुनाक बन करके उसके ऊपर हमला करने के लिए चले गए। तो इस बात का ख्याल रखना वरना कभी भी तुम अपनी जान को गवा सकती है। मैंग्यूई तो बस चैनमिंग को देखे जा रही थी कि चैनमिंग ने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी और इसने यहाँ पर मेरी जान भी बचाई। ऐसा लग रहा था कि मैंग्यूई भी चैनमिंग के प्यार में गिर जाएगी, लेकिन अब वापस से पहेली बुझाने की बारी थी तो किसी को समझ नहीं आता कि ये पहेली बुझाए तो बुझाए कैसे। मैंग्यूई यहाँ पर एक काम करती है कि वो दोनों ही सेब को काट देती है, जिस वजह से अब वो 3 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में बढ़ चुका था। ये पहेली फिर से गलत थी तो सिपाही फिर से वापस से होश में आकर उन सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताओ कि इस पहेली का जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हैं कि 2 सेब को 3 लोगों में कैसे बांटा जा सकता है। देखते किसका जवाब सही रहता है और जिसका सही रहेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। जिसके बाद मैंग्यूई अगली बार में तो पहले ही सेब को 3 टुकड़ों में काट देती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। बार बार उनकी पहेली का जवाब गलत हो रहा था और बार बार सिपाही जाकर उनके ऊपर हमला कर रहा था। देखते ही देखते करीब 250 बार इन लोगों ने ट्राई कर लिया था, लेकिन 250 बार हो चुके थे, लेकिन तब भी इन लोगों को पहेली का जवाब मिला ही नहीं था। वो हर बार कोशिश करते लेकिन हर बार फेल होते। कियान को तो नींद आ चुकी थी कि यार थक गई मैं, ऐसा टाइम पास देख देख कर तो मेरा मूड भर गया, लगता नहीं कि पहेली सॉल्व होगी और यहीं से हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। वो चैनमिंग से कहती कि यार चैनमिंग जाओ तुम कुछ मदद करो इस मैंग्यूई की, वो पागल कर दिए मुझे, इतनी बार ट्राई देख कर ना मैं एकदम बोर हो चुकी हूँ। लेकिन चैनमिंग कहता है कि अबे मैं यार क्या करूँ, मैं इसको समझा चुका हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, मानने को यार तैयार ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आराम से शांत बैठने को, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही। लेकिन इसका यही जो जिद्दी वाली हरकत है ना, ये मुझे किसी और की याद दिलाता है। अपना जाने किसकी याद दिलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा। कियान चैनमिंग से कहती है कि यार चलो ठीक है तुम उसकी मदद मत करो, लेकिन तुम्हें अगर जवाब पता है तो मुझे तो बता दो कि हम कैसे 2 सेब को 3 लोगों में बांटे। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, मुझे इसका जवाब कैसे भी करके जानना है। वो सिपाही यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए आ रहा था, चैनमिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही की हालत खराब कर देता है। जैसे सिपाही के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया जाए ना, तो वो सिपाही वहां से गायब हो जाता है और वापस से अपनी वही पोजीशन में बैठ जाता है जहां पर पहली उनको बुझाना है। चैनमिंग यहाँ पर मैंग्यूई से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ट्राई करने दो। मैं यहाँ पर तुम्हें ना जिंदगी की एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाता हूँ। मेरा लेसन जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। तो देखो जब भी तुम्हारे से कोई कुछ सवाल पूछे और ऐसा सवाल पूछे कि तुम्हारे दिमाग की वाट लग जाए ना और तुम अपने सर खुजाने पे मजबूर हो जाओ, कई बार तुमने ट्राई कर लिया लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर तुम्हें एक काम करना है। वो काम क्या है कि जिसने तुमसे सवाल पूछा है ना उसकी ही मार लेनी है, उस इंसान को ही मार दो तो ना रहेगा सवाल ना बजेगी बांसुरी, तुम्हारा दिमाग भी खर्चा नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इसके बाद चैनमिंग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थंडर तालिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो सिपाही के साथ साथ पूरा एरिया ही तोड़ ताड़ दे, ताकि बिना जवाब दिए आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा। चैनमिंग यहाँ पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जोरदार थंडर तालिस्मान की मदद से अटैक बना लेता है और जैसे ये अटैक लगा था पूरी की पूरी जगह वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिपाही उपाही सब वहां से गायब हो चुके थे। इतना खतरनाक अटैक यहाँ पर चैनमिंग ने कर दिया था, जिस वजह से जो आगे जाने का रास्ता था जो पहली बुझाने के बाद ही खुलता, वो रास्ता भी यहाँ पर से टूट जाता है। क्योंकि असल में जवाब यही था कि अगर दिमाग से काम नहीं चले तो ताकत से काम लेना पड़ता है, जिस जवाब को बड़ी अच्छी तरह से चैनमिंग ने सॉल्व किया। चैनमिंग यहाँ पर मैंग्यूई से कहता है कि लाइफ का दूसरा लेसन ये भी है कि अगर तुम किसी जगह पर जा रही हो और वहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान जाने का खतरा है, तो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाते हुए चलना। इससे ये हो सकता है कि आगे जो तुम्हारे पास खतरा आएगा वो उतना ज्यादा कमजोर रहेगा कि तुम उसको आराम से हैंडल कर सकती हो, क्योंकि तुमने पहले ही सारे अटैक को खत्म करते हुए उस मेन वाले अटैक को पहले ही कमजोर कर दिया है। तो जैसे अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ते में जितने भी खतरे आते हैं ना सबको खत्म करते हुए जाना है, ताकि जो मेन वाला आगे खतरा हो ना वो अपने आप ही कमजोर हो जाए। उम्मीद है कि मेरा सबक तुम सीख गई होगी और इस सबक को हमेशा तुम याद रखोगी। एकदम बवाल मचा दिया था चैनमिंग ने यहाँ पर। जो सीन दिखाते ही मैंग्यूई को यहाँ पर और भी कई सारे लेसन बता रहा था, जिन सभी लेसन को फॉलो करते हुए मैंग्यूई हर खतरों से बचते हुए आराम से किसी भी जगह पर ट्रेवल कर सकती है। और उसके सारे लेसन को मैंग्यूई अच्छे से समझ रही थी। चैनमिंग उससे कहता है कि देखो किसी चीज पे भरोसा मत करना, ना ही किसी इंसान के ऊपर भरोसा करना, हर चीज के बारे में सवाल पूछना और जब तक पूछते रहना तब तक कि तुम्हें जवाब ना मिल जाए। कियान चैनमिंग से कही थी कि अरे यार ये तो बड़ी सीधी सादी लड़की लग रही है, इसको तुम इस तरह के लेसन सिखा रहे हो, क्या ये फायदा भी करेंगे इसको, या इसका भेजा फ्राई हो जाने वाला है इतने सारे लेसन सीख कर। चैनमिंग कहता है मासूमियत तो सबसे बड़ा खतरा होती है, इंसान मासूम हो तो सबसे ज्यादा खतरा उसी के ऊपर अट्रैक्ट होता है। वो लोग जैसे ही वहां से आगे बढ़े थे तभी वहां पर उड़ते हुए एक एल्डर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल लग रहा था, मानो कि किसी ने अच्छी खासी धुलाई
धुलाई कर दी उसकी। वो एल्डर चेनमिंग के पैर पकड़ते हुए कहता है कि अरे सर मुझे प्लीज बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंगी भी काफी ज्यादा घबरा गई थी कि आखिर ये एल्डर है कौन और ये कहीं यहाँ पर कुछ खतरा ना कर दे, तो वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक करते हुए चेनमिंग से कहती कि आपने कहा था ना कि कोई भी खतरा है तो फटाक से उसके ऊपर अटैक कर देना है, तो मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। चेनमिंग कहता है कि अरे यार तुम सबक अच्छे से समझी नहीं, देखो ये मदद मांगने के लिए आया हुआ था, इसके आसपास तो देखो वो बदमाश लोग वहाँ खड़े हैं, ये लोग इसके ऊपर अटैक करना चाहते थे, ये हमारे ऊपर अटैक करने नहीं आया था। वही 3 लोग जो उस एल्डर की धुलाई कर रहे थे वो चेनमिंग के साथ मैंगी को देख कर कह रहे होते कि अरे वाह क्या कमाल की लड़की है, हम तो इस एल्डर को टपकाने आए थे, हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक सुंदरी फोकट में मिल जाएगी, आज रात का तो जुगाड़ हो गया। वो चेनमिंग से कहते हैं कि ओए बचकाने जल्दी से यहाँ से साइड हो जा और उस सुंदरी को यहीं पे छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उन दोनों बंदों का जो लीडर था वो उनको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अबे बात करने से अच्छा है कि जाओ उस लड़की को उठा ले, वरना भाग जाएगी यहाँ से। ये सुनकर मैंगी भी बहुत ज्यादा भड़क जाती कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी मेरे बारे में ऐसी बातें करने की, तो वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से ही भिड़ जाती है। उसकी आइस पावर देखकर वो बंदे हैरान रह गए थे कि अरे हमने तो सोचा था कि ये मामूली लड़की है, लेकिन ये तो जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली के साथ खेलने का तो और ज्यादा मजा आता है, और थोड़ा अटैक करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंगी इनसे कह दी कि अपना मुंह बंद रख, वरना कभी तू मुंह चलाने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। वो यहाँ पर दोबारा से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए तीनों के ऊपर अटैक किए जा रही थी जो बंदे यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो बेचारी एक के ऊपर अटैक कर दी तो पीछे से 2 बंदे आकर उसके ऊपर ही उल्टा अटैक कर देते। एक टाइम पे वो 3 बंदों को ढंग से नहीं संभाल पा रही थी, वो अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करती है, लेकिन 3 बंदों को एक टाइम पे संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। चेनमिंग दूर खड़े होकर सारी चीजें देख रहा, वो यहाँ पर मैंगी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा था कि उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी तो वो आगे आने वाले खतरों से भी मुकाबला कर सकती है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ी हुई तो मैं हूं ना यहाँ पर बीच में आने के लिए। जैसे 2 बंदे मैंगी के पीछे से हमला करने वाले थे, चेनमिंग घोस्ट हैंड की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है और वहीं पर जिंदा ही चला डालता है, जिस वजह से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। मैंगी यहाँ पर दोबारा से अपने आइस पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक बनाने के बाद उन दोनों बंदों का जो लीडर था उसके ऊपर कर देती है, जिस वजह से वो बंदा भी यहाँ पर एकदम जम चुका था। चेनमिंग मैंगी को एक और लेसन सिखाता है कि देखो हमेशा ना अपने चारों तरफ नजर रखना कि कहीं पीछे से भी कोई अटैक ना आ जाए। कियान चेनमिंग से कहती है कि बस बस यार कितनी ज्यादा तारीफ बटोरेगा, तू ऐसा थ्रेटन कर रहा है कि तू यहाँ पर बहुत ही बड़ा मास्टर वगैरह है, और देख ये मैंगी भी तुझे वही समझने लग गई है, हमें आगे और भी चलना है तो पहले चल तो ले। तभी वहाँ पर वो एल्डर भी आने लग जाता है जो भागते हुए चेनमिंग से मदद मांगने के लिए आया हुआ था। चेनमिंग के घोस्ट हैंड की वजह से उसके अंदर भी आग लग चुकी थी, तो चेनमिंग उसकी आग बुझा देता है। वो एल्डर वहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि मेरा नाम चांग है और मैं वाइंड क्लाउड सेट का ना एक प्राइम एल्डर हूँ, बहुत ही अच्छी और बड़ी वाली पोजीशन रखता हूँ मैं वाइंड क्लाउड सेट के अंदर, और आज यहाँ पर आपने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना ये तीनों लोग तो आज मिलकर मुझे मार दिए होते, मेरा सेक्ट यहाँ से पास में ही है। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर मतलब आप ना आस पास के रहने वाले हो, तो जब अगर आप आस पास वाले ही हो तो आपको पता होगा कि 7 कलर वेन हमें कहाँ मिल सकता है, वही लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा, उसकी लोकेशन बता दो, हमारा जो एहसान आपके ऊपर किया हुआ है वो उतर जाएगा। वहीं वो जो तीनों बंदे आए हुए थे उनका जो लीडर था वो जिंदा बच चुका था मैंगी के आइस अटैक की वजह से, तो वो वहां से भागकर जंगल के कोने में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसके पास किसी तरह की डीमन सोल डिवोरिंग पिल होती है, वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि इंस्टेंटली अपनी पावर को बढ़ा सके, उसके बाद डीमन की पावर आ जाएगी तो वो चेनमिंग से अपना बदला ले पाएगा। और ये जो डीमन पिल उसके पास थी उसको किसी और ने नहीं बल्कि याओ ये नहीं दिया हुआ था, और इनको भी याओ ये नहीं भेजा था ताकि वो चेनमिंग को मार डाले। वो बंदा कह रहा था कि चेनमिंग तूने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये पिल खाकर मैं तेरी जान ले लूंगा, पछताएगा तू मुझसे पंगा लेने के लिए, खून का बदला मैं खून से लेने वाला हूँ, मेरे भाइयों की मौत तेरी मौत से बराबर करूंगा मैं। तो वहीं वो जो एल्डर था उसने चेनमिंग को रास्ता बता दिया था कि कहाँ पर 7 कलर वेन उन्हें मिल सकती है, तो ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर आने के बाद मैंगी को सामने वो 7 कलर वेन दिखाई दे जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और काफी कमाल की चीज लग रही थी। उसको देखकर तो मैंगी काफी ज्यादा खुश थी, चेनमिंग भी खुश था, लेकिन उन दोनों ने एक चीज को यहाँ पर नहीं देखा था जो छत पर लटकी हुई थी। छत के ऊपर एक बहुत ही जायंट डीमन स्पाइडर होता है जो इस जगह पर जमाने से रहता है और वो गार्डियन है यहाँ पर जो 7 कलर वेन रखी हुई है उसका। चेनमिंग को लग रहा था कि कुछ न कुछ तो
खतरा होगा। भाई ये इतनी कमाल की चीज है तो ये ऐसे फालतू में ऐसी पड़ी हुई नहीं रहेगी, कोई चीज जो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो चारों तरफ देखने लग जाता है कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं। तो वहीं मैंगवी जो थी वो कह रही थी कि बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये 7 कलर वेन मिली है, जमाने से मैं इसको ढूंढना चाह रही थी और आज जब ये मुझे मिल गई है तो इसकी मदद से मैं बहुत ही अच्छी तरह से अपनी आइस पावर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर पाऊंगी। मेरी आइस पावर अब पहले से भी काफी ज्यादा कमाल की हो जाने वाली है। एक बार मैं इस 7 कलर वेन को खुद में एब्सॉर्ब कर लूं तो। लेकिन जैसे वो 7 कलर वेन के पास जा रही थी, फट से चेनविंग वहां पर आता है और उसको साइड कर लेता है। जैसे उसने उसको साइड किया था, डीमन स्पाइडर वहां पर एक अटैक कर देता है क्योंकि चेनविंग ने उस डीमन स्पाइडर को देख लिया था जो मैंगवी की जान लेने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन चेनविंग ने उसको बचा लिया। ये जो स्पाइडर था वो असल में 8 रैंक का एक बीस्ट होता है। बीस्ट की भी अलग से रैंकिंग होती है, उसकी रैंकिंग में वो 8 नंबर पे आता है। मतलब कि ये स्पाइडर कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ा खतरनाक है ये। कियान चेनमिंग से कहती कि यार चेनमिंग, तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है ना उससे दुगना से भी ज्यादा पावरफुल है ये स्पाइडर। ये मुसीबत कहाँ से यहाँ पर आकर टपक गई, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। वो डीमन स्पाइडर भड़का हुआ था तो वो सभी के ऊपर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देना चाह रहा था। स्पाइडर से लड़ने के लिए मैंगवी अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर लेती है और आइस पावर की मदद से उसने स्पाइडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों ना कर लेती, इससे कोई फायदा नहीं होता। स्पाइडर को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन मैंगवी कुछ सेकंड के लिए स्पाइडर को अपनी आइस पावर की मदद से जमा देती है। यही मौका चेनमिंग को सही लगता है तो चेनमिंग फट से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फायर पाम टेक्निक बना लेता है। उसको बनाने के बाद उसने इतना भयंकर अटैक स्पाइडर के ऊपर कर दिया था कि स्पाइडर की हालत खराब हो जाती है, वो जलने लग जाता है। लेकिन ये क्या, पूरा जलने के बाद भी वो नहीं मरा था। वो दोबारा से अपनी स्पाइडर को जो वो जाल फेंक रहा था उसकी मदद से चेनमिंग और मैंगवी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो उनको अपने जाल के अंदर घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये दोनों भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। मैंगवी यहाँ पर अपना एक आइस लोटस बना देती है और पूरा का पूरा लोटस ही गिरा देती है उस स्पाइडर के ऊपर। स्पाइडर की हालत तो खराब होती है लेकिन अभी भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मरेगा। और वही होता है जिसका दोनों को डाउट था। उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं हुआ था। स्पाइडर फिर से यहाँ पर रेडी हो जाता है चेनमिंग और मैंगवी के ऊपर अटैक करने के लिए। स्पाइडर बस हर अटैक के साथ भड़क रहा था लेकिन उसको नुकसान कुछ नहीं हो रहा था। पर तब भी चेनमिंग यहाँ पर घोस्ट हैंड की मदद से स्पाइडर का दिल ही घसीट कर बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जाकर अब वो स्पाइडर मर चुका था। दिल निकलने के बाद तो वो स्पाइडर मर गया। चेनमिंग मैंगवी को एक और लेसन सिखाता है कि देखो मेरा अगला लेसन ये है कि जब भी अगर तुम्हें कोई ट्रेजर दिखे ना तो आग बंद करके उसकी तरफ नहीं भागने लग जाना। पहले चारों तरफ देखना कि कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेजर होता है तो वो अपने साथ खतरा जरूर लेकर आता है। तो ये सारे लेसन तुम याद रखते जाओगी ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंगवी काफी ज्यादा खुश थी कि चेनमिंग ने मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे लेसन सिखाए। इन लेसन की मदद से तो मैं हर खतरों से बच सकती हूँ। लेकिन तभी वो स्पाइडर वहाँ पर फिर से होश में आने लग जाता है क्योंकि स्पाइडर के अंदर 2 स्पिरिट मौजूद थी। दिल निकालने पर एक स्पिरिट तो मर गई लेकिन दूसरी वाली स्पिरिट अब भी जिंदा थी जो स्पाइडर को फिर से होश में लेकर आ गई। ऐसे नहीं वो 8 रैंक का बीस्ट बन गया था। वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैंगवी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करती है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसकी पावर बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी जिस वजह से वो खुद भी बेहोश होने लग जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी लेकिन उसने चेनमिंग को तो बचा लिया था क्योंकि वो स्पाइडर चेनमिंग के ऊपर ही अटैक करने वाला था। तो चेनमिंग का लेसन ही मैंगवी उसको बताते हुए कहती है कि आपने मुझे सिखाया था ना कि हमेशा अपने पीछे भी देखते रहना है कि कहीं पीछे से कोई खतरा ना आ जाए, तो आप यहाँ पर पीछे क्यों नहीं देख रहे थे, आपको ही चोट लग जाती। चेनमिंग एकदम घबरा जाता है कि अरे यार सच में मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती की वजह से इसने इतनी बड़ा खतरा खुद पर ले लिया। वो मैंगवी को गले लगा लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा उसको ठंडी लग रही थी। उसकी आइस पावर पूरी बॉडी के ऊपर उसके फैल चुकी थी तो चेनमिंग उसको गले लगाकर थोड़ी सी गर्मी दे रहा था ताकि मैंगवी यहाँ पर बेहोश वगैरह ना हो जाए। लेकिन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो स्पाइडर इनकी प्यार की कहानी देखने के लिए तो बैठा हुआ नहीं है। वो स्पाइडर फिर से भड़क जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था तो चेनमिंग कियान से कहता है कि कियान इसका कोई तोड़ निकालो। मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल मैजिक वेपन से ना ये इतनी आसानी से मरेगा, तो कोई इसका तोड़ निकालो कि मैं कहाँ पर अटैक करके इसको मार सकता हूँ। तो कियान जो होती है अपनी पावर की मदद से चेनमिंग को बताती है कि इसकी जो दूसरी वाली स्पिरिट है ना, इसकी रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर मौजूद है। पहली दिल में थी, उसको तुमने मार दिया, लेकिन अब इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। बड़ा अनोखा स्पाइडर था जिसके पास रीढ़ की भी हड्डी मौजूद थी। तो चेनमिंग यहाँ पर फटाक से अपना वही तीर बाहर निकाल लेता है जो कि उसका सबसे कमाल वाला तीर है और उस तीर को वो रेडी करते हुए एक बहुत ही जोरदार वाला अटैक सीधा का सीधा उस स्पाइडर के ऊपर कर देता है। जैसे ये अटैक स्पाइडर को लगा था, स्पाइडर की हालत
हालत खराब हो जाती है और वो उड़कर सीधा वहां से दूर फेंका चुका था। फेंकाने के बाद वो वहां पर ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पाइडर ब्लास्ट हुआ था कि वहां पर उसके बहुत सारे क्लोन आने लग जाते, क्योंकि अब तक जिससे चेन मिंग फाइट कर रहा था वो सिर्फ एक क्लोन था और अब वहां पर उसके और भी कई सारे डुप्लीकेट आ चुके थे। चेन मिंग परेशान कि भाई साहब अब क्या करूं मैं, बड़ी मुश्किल से तो एक को मारा है, अब यहाँ पर इतने सारे को कैसे मारूंगा। लेकिन चेन मिंग की टेंशन खत्म करने के लिए वहां पर कलवा पहुंच जाता है, जो कि छोटा नहीं बल्कि वो ड्रैगन गॉड के फॉर्म में आया हुआ था। इतना कमाल का, इतना प्यारा लग रहा होता है वो, जिसकी कोई हद नहीं थी। वो चेन मिंग के पीछे खड़े होकर पूरे एटीट्यूड के साथ एक जोरदार दहाड़ मारता है। जैसे उसने वो दहाड़ मारी थी, उसकी दहाड़ से जितने भी क्लोन स्पाइडर थे वो वहीं पर मुद्दे थे और अपनी जान बचाकर वो तुरंत वहां से भाग चुके थे। मानना पड़ेगा कलवा दिखता छोटा सा था, लेकिन वो जब पूरी तरह से अपनी पावर को गेन करेगा तो वो इतना ज्यादा खतरनाक ड्रैगन गॉड बनने वाला है। चेन मिंग और कियान दोनों एकदम शॉक्ड में जा चुके थे कि भाई साहब ये क्या देख लिया हमने, ये कलवा इतना स्ट्रॉन्ग था क्या? हमें तो लग रहा था कि कोई मामूली सा छोटा मोटा बीस्ट है, लेकिन नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। चेन मिंग कलवे से बहुत ज्यादा खुश था, तो वो उससे कहता है कि देख मेरे दोस्त, तू जब भी सेक्ट में चलेगा ना तो मैं तुझे 1000 तरह के तालिस्मान खिलाऊंगा। तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तुझे तालिस्मान से माला माल कर दूंगा। इसके बाद चेन मिंग जल्दी से मैंग यूवी के पास आता है, क्योंकि उसकी हालत टाइम से टाइम जैसे गुजर रहा था और ज्यादा बुरी होते जा रही थी। चेन मिंग कियान से कहता है कि जरा कोई तरीका बताओ ना कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ। कियान कहते हैं कि तरीका बताऊं, पीछे नहीं दिख रहा है कि ये 7 कलर वेन, ये इसकी तो बात कर रही थी, ये 7 कलर वेन इसको ला कर दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए अब चेन मिंग उसी 7 कलर वेन को लाने के लिए चला जाता है। जो चेन मिंग से कह रही थी कि देखो अगर हमें मैंग यूवी को ठीक करना है ना तो ये सामने 7 कलर वेन है, यही हमें इसमें मदद कर पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 7 कलर वेन कोई मामूली चीज है, इसको हासिल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो तुम जरा ना ध्यान रखना कि कहीं ये 7 कलर वेन तुम्हारे ऊपर ही हमला ना कर दे। तो चेन मिंग थोड़ा थोड़ा संभल के उसी 7 कलर वेन की तरफ बढ़ रहा था, ताकि उसको देख सके कि असल में ये चीज क्या है और कैसे वो ये चीज मैंग यूवी को देखकर उसको ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया था, 7 कलर वेन उसके ऊपर अजीब सा अटैक कर देता है, मानो कि उसके अंदर से टेंटिकल्स निकले हो। और जैसे ये अटैक चेन मिंग को लगा था, उसको पुरानी चीजें याद आने लगती है जो अब तक की उसके साथ हो चुकी है। वो सारी यादें आगे से पीछे तक के जा रही थी, मतलब की जो हाल फिलहाल उसके साथ हुआ था, उसके बाद जो उसके साथ पहले हुआ था, वो सब उसको याद आ रहा था। चेन मिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा खुद पर से कंट्रोल क्यों हटते जा रहा है, ये 7 कलर वेन चीज क्या है जो मेरा होश ही खत्म करते जा रही है। उसकी मेमोरी धीरे धीरे करते हुए इतनी ज्यादा पीछे चली गई थी जब वो चेन मिंग गेम को खेल रहा था, और उसके बाद ही तो वो इस वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया था। उसकी मेमोरी वहां तक के पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो चेन मिंग अपनी सारी यादें ही भुला देगा, जिसके बाद देखते ही देखते चेन मिंग का खुद के ऊपर से पूरा होश ही खत्म हो जाता है। वो अजीब तरह से हंसने लग गया था, मानो कि वो 7 कलर वेन के पावर की वजह से पजेस हो चुका है। चेन मिंग का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एक डेविल की तरह दिखने लग गया था। बाल लाल, एकदम कपड़े लाल, कोई इविल विलन जो होता है वैसा दिखाई देने लग गया था चेन मिंग, और अजीब तरह से वो वैसे ही हंस भी रहा था। कियान भी ये चीज देखकर डर जाती कि अरे बाप रे चेन मिंग, तुम्हें क्या हो गया, ये कैसी अजीब हरकत कर रहे हो तुम। चेन बन तो यहाँ पर डेविल जैसा गया था, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा सही दिख रहा था, एकदम एटीट्यूड, एकदम खतरनाक वाला बंदा। कियान जो थी वो जल्दी से चेन मिंग के अंदर जाकर उसके डिवाइन ट्रेजर को ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये अटैक उसके डिवाइन ट्रेजर पे ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेती, वो चेन मिंग के डिवाइन ट्रेजर तक के पहुंच ही नहीं पा रही थी। मानो कि उसका रास्ता और चेन मिंग का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है, वो चेन मिंग के करीब तक नहीं आ पाती। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। ये जो 7 कलर वेन है वो असल में जो भी इसको टच करता है, जो भी इसके करीब जाने की कोशिश करता है, वो उसकी मेमोरीज पे हमला करती है, उसकी मेमोरी को अपने कंट्रोल में लेते जाती है और उसको तकलीफ देती है। जितना अगर इंसान तकलीफ खाए और मेमोरी को खत्म करता जाए तो उतना ही ये 7 कलर वेन पावरफुल बनते जाएगी। लेकिन चेन मिंग कोई मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर इस छोटे मोटे कीड़े की औकात कैसी हुई जो मुझसे मेरी मेमोरी छीनेगा। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इतना खतरनाक वाला अटैक कर देता है कि 7 कलर वेन का जो भी अटैक था वो सब खत्म हो जाता है। चेन मिंग वापस से अपने ओरिजिनल लुक के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन चेन मिंग को याद नहीं होता कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसने
उस 7 कलर वेन को तो हरा दिया, लेकिन हुआ उसके साथ क्या था वो उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। चेनमिंग ये सोच ही रहा होता है कि भाग कर कियान उसके पास आती है, उसको गले लगा लेती है, उससे कहती कि चेनमिंग तुम वापस आ गए, मैं कितना ज्यादा डर गई थी कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तो तुम्हें ठीक करने के लिए भी नहीं जा पा रही थी, एकदम घबरा गई थी मैं। चेनमिंग उससे पूछता है कि अरे तुम ही बताओ ना मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो कियान उसको सारी बात बता रही होती है कि अबे पागल तुम विलन बन गए थे, इतना डेंजर लग रहे थे, ऐसे हंस रहे थे कि लोग सुनकर डर जाए, मैं तो तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे करीब तक नहीं आ पा रही थी, क्या हो गया था तुम्हें। चेनमिंग कहता है यार मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, मैं तो 7 कलर वेन को लेने के लिए आया था, बस यहीं तक कि मुझे याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, छोड़ो बताओ कुछ भी हुआ हो, पहले हमें मैंग यूवी को बचाना है। तो चेनमिंग यहाँ पर 7 कलर वेन के अंदर से एक पौधा तोड़ लेता है और मैंग यूवी के पास आने के बाद उसको वो पौधा खिला देता है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए मैंग यूवी की हालत अब ठीक होगी। इतना ही नहीं, ये करने के बाद चेनमिंग अपना हाथ सीधा मैंग यूवी के हाथ से मिलाता है और अपनी पावर भी थोड़ी बहुत उसके अंदर ट्रांसफर करने लग गया था, ताकि मैंग यूवी की जो रिकवरी है वो और ज्यादा फास्ट हो जाए। कियान चेनमिंग से कह दे कि देखो चेनमिंग तुम्हें सच में याद नहीं है ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, या फिर तुम झूठ कह रहे हो। यार मैं बिल्कुल ज्यादा डर गई थी कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है, ऐसा तुम पहले कभी नहीं बने थे और ना ही कभी दोबारा ऐसा बनने की कोशिश करना। लेकिन चेनमिंग कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी अभी 7 कलर वेन का पौधा उसने मैंग यूवी के अंदर डाला था वो उसको सिखा रहा होता है कि कैसे इसको रिफाइन किया जाता है, ताकि उस वेन की पावर मैंग यूवी के अंदर चली जाए तो वो अपनी जो आइस पावर को कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, ये होना खत्म हो जाएगा। 7 कलर वेन रिफाइन करने में चेनमिंग उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे थे तभी वहाँ पर एक और स्पाइडर पहुंच जाता है। लेकिन चेनमिंग अब स्पाइडर से भड़क चुका था तो वो कई सारे जेड को बना लेता है और उसको चारों तरफ रखते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका था, ताकि कोई भी यहाँ पर उन दोनों को ये 7 कलर वेन रिफाइन करने में रोक ना दे। चेनमिंग मैंग यूवी से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, एक बार बस तुम यहाँ पर इस वेन को रिफाइन कर लो, उसके बाद सब के सब खतरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैंग यूवी जैसे वेन को रिफाइन करी थी, चेनमिंग को थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक पागल आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरह की हरकत कर रहा था। कियान जल्दी से उस पागल आदमी के पास जाती है और जैसे वो उसको देखती है एकदम डर जाती है कि बाप रे ये पागल आदमी तो ना इंसान लग रहा है ना शैतान लग रहा है, आखिर ये है कौन, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बन चुका है। लेकिन चेनमिंग को पता चल चुका था कि ये पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ही बदमाशों का लीडर है जो मैंग यूवी के आइस अटैक से बच गया था। ये यहाँ पर आया है अपना बदला लेने के लिए। वो जो लीडर था एकदम ज्यादा शैतान बन चुका था, उसके अंदर से भी टेंटिकल्स निकल रहे थे जैसे उसने उस पिल को खाया था। पिल खाने के बाद ही वो एकदम ज्यादा शैतान बन चुका था। चेनमिंग कहता है कि ये बंदा इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस तरह की डिमोनिक पिल को रिफाइन कर पाए, मेरे ख्याल से कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने इसको वो पिल दी होगी जिस वजह से ये ऐसा डीमन बन गया। वो लीडर चेनमिंग से कह रहा था कि पिछली बार तो तू बच गया था क्योंकि मैं पिछली बार अपनी नॉर्मल कल्टीवेशन के साथ आया था, लेकिन इस बार मैं आया हूँ अपनी डिमोनिक पावर के साथ, देखता हूँ कि तू मुझे यहाँ पर रोक पाता भी है या फिर नहीं, मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, तू नहीं बचने वाला मुझसे। लेकिन जैसे वो चेनमिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, चेनमिंग तुरंत वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लीडर वहां से उड़कर दूर फेंका चुका था। लेकिन वो लीडर डीमन पावर को लेकर आया था तो इतनी जल्दी तो वो हार मानने वाला बिल्कुल नहीं है। तो वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग अटैक चेनमिंग पे कर रहा था, लेकिन हर अटैक को करने से पहले ही चेनमिंग उसको उड़ाकर दूर फेंक देता। वो चेनमिंग के करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस चीज को देखकर उस लीडर को पता चलता है कि इतनी आसानी से तो मैं चेनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा आसान शिकार है ये मैंग वी जो कि वेन को रिफाइन कर रही, तो मैं उसकी ही जान ले लेता हूँ। वो जैसे ही मैंग वी की तरफ बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, चेनमिंग अपनी थंडर पावर की मदद से उसको वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है ताकि मैंग वी को कुछ ना हो सके। वो मैंग वी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। वो लीडर वहां पर चेनमिंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तू उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि मैंने सोचा था कि इतनी आसानी से तुझे हरा दूंगा, तू तो बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा है बे, तुझे मारने में मुश्किल तो आएगी लेकिन मार कर तो जरूर रहूंगा। इसके बाद वो अपनी कई सारी शैडो फिगर को बना लेता है और उसकी शैडो फिगर यहाँ पर चेनमिंग की तरफ बढ़ चुकी थी उसकी जान लेने के लिए। लेकिन छोटे मोटे अटैक से क्या ही चेनमिंग को फर्क पड़ने वाला था। चेनमिंग आराम से वहां पर खड़ा था, ना ही उसने अपना एक कदम हिलाया था ना ही कुछ किया था, बस हल्की सी पावर का इस्तेमाल करता है, आधे से ज्यादा शैडो फिगर वहां पर गायब हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ शैडो फिगर बची हुई थी जो यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर अटैक करने की
की कोशिश कर रही थी तो चेनमिंग यहाँ पर वहीं पर खड़े खड़े अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट किया था बाकी भी जितनी शैडो फिगर होती है वो सब भी खत्म होने लग गई थी। लेकिन जब तक चेनमिंग शैडो फिगर के साथ फाइट कर रहा था यही मौका उस लीडर को सही लगता है कि मैं चेनमिंग की जान ले लेता हूँ, अभी तो उसका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तो वो जैसे ही यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए चाह ही रहा था कि चेनमिंग फट से उसको देख लेता है और अपना थंडर अटैक उसके ऊपर भी कर देता है, जिस वजह से लीडर फिर से यहाँ पर चेनमिंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। चेनमिंग बहुत मारता है उस लीडर को, मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन फिर भी ये लीडर तो मरने को तैयार ही नहीं था। चेनमिंग समझ चुका था कि आसान अटैक से तो नहीं मरेगा, तो इसके लिए बढ़िया अटैक रेडी करना पड़ेगा। चेनमिंग का बढ़िया अटैक था वो ही तीर कमान, तो वो अपना तीर कमान निकाल लेता है और एक बहुत ही खतरनाक वाली तीर से सीधा उस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लीडर अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हो जाता है कि चेनमिंग के तीर का अटैक भी वो डीमन यहाँ पर जो लीडर था वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तीर के अटैक से तो उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वो लीडर कह रहा था कि जब तक यहाँ पर मेरी शैडो फिगर जिंदा है ना तब तक के मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरी स्पिरिट मेरे अंदर मौजूद नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजों के अंदर अपनी स्पिरिट को डाल लिया, तो तू जिसको पकड़ता है उसको पकड़ के मारते, लेकिन तुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसके अंदर मेरी ओरिजिनल स्पिरिट मौजूद है। चेनमिंग कह रहा था कि अबे यार तूने जो जोश में आकर अपना ही सीक्रेट बता दिया, तब से मैं तुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या पता था कि तेरी स्पिरिट तेरे शैडो फिगर के अंदर होगी। तो रुक, अब तेरे साथ ना तेरी सारी शैडो फिगर को भी अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग कियान से कहता है कि कियान क्या तारे देखोगी, तो मैं बढ़िया वाले तारे दिखाता हूँ, इसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर अपनी स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे तारे निकल कर आ चुके थे और उन तारों की पावर एकदम भयंकर तरीके से सीधा जाकर उस लीडर को लग जाती है। लीडर का तो हिसाब किताब ही नहीं पता चल रहा था कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया, न जाने कहाँ गायब हो गया था वो। चेनमिंग और कियान को तो वो लीडर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे यहाँ पर इतने सारे स्टार वगैरह आए हुए थे उसको देखकर कियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह ये तो कितना सुंदर नजारा है। चेनमिंग तुमने तो सच कहा था, तुमने तो यहाँ पर कई सारे तारे दिखा दिए, मजा ही आ गया इन्हें देखकर। कियान चेनमिंग से कहती है कि देखो मैंने तारे तो देख लिए, क्या तुम मुझे समुंदर भी दिखा सकते हो, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला समुंदर भी देखना चाहती हूँ। तो चेनमिंग कहता है कि अरे यार अभी तो मैंने सिर्फ तारक की टेक्निक में ही मास्टरी हासिल की है, मैं समुद्र वाली टेक्निक को अभी नहीं सीखा, जब सीखूंगा ना तो मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा, ये वाला उधार रहेगा तुम्हारा मेरे ऊपर, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा बढ़िया वाला समुंदर। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से चेनमिंग की हालत खराब हो रही थी, काफी ज्यादा उसने अपनी पावर को यूज कर लिया था, तो वो सीधा मैंग यूई के सीने के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। मैंग यूई उसको संभालती है और उससे कहती है कि चेनमिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, मैं पूरी तरह से 7 कलर वेन को रिफाइन कर चुकी हूँ, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपनी पावर का अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो न जाने ये 7 कलर वेन मुझसे कभी भी अकेले रिफाइन नहीं हो पाती, तुम्हारी वजह से ही ये हो पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया करूँ, तुमने जो ये एहसान मेरे ऊपर किया उसके लिए। चेनमिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया थी कि चलो यहाँ पर आने का फायदा तो हुआ, यहाँ पर मैंग यूई की हालत ठीक हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैंग यूई जो थी अब वो पूरी तरह से आंख बंद करके चेनमिंग पे भरोसा करने लग गई थी, मतलब कि अब वो चेनमिंग के एकदम करीब हो चुकी थी और जो चेनमिंग उससे कहेगा वो कर देगी उसके लिए। चेनमिंग खुश होता है कि अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, जब पहली बार मैं मैंग यूई से मिला था तो ये इतनी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन बस देखो कि एक दिन के अंदर ही वो मेरी इतनी अच्छी अब दोस्त के हिसाब से बन चुकी है। मैंग यूई चेनमिंग से कही थी कि देखो आपने मुझे कितनी बार बचाया है, कितनी बार मेरी मदद की है ना, तो उसके बारे में मुझे याद तक नहीं है, लेकिन 3 चीज मुझे याद है जो आपने मेरे लिए किया। 7 कलर वेन को रिफाइन करने में मदद की, जब हम दोनों की फाइट हो रही थी तो आपने मुझे जान से नहीं मारा, दूसरी चीज, और तीसरी चीज जब मैं इसको रिफाइन कर रही थी तो आप सारे दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। ये 3 चीज मुझे अच्छे से याद है, तो मैं 3 बार आपका एहसान अपने ऊपर रख रही हूँ, जब भी आपको जरूरत होना तो मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। मैं 3 चीज में आपकी मदद करने वाली हूँ, अब चाहे वो 3 चीज कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन वो तीनों चीजों में आपकी मदद करूंगी। चेनमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह मजा ही आ गया। कि हाँ चेनमिंग से कहती कि तुमने अपना ये मिशन पूरा किया जिसमें तुम्हें मैंग यूई की मदद करनी थी 7 कलर वेन को रिफाइन करने में। इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर में बूस्ट आया है और तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया है 5 लेवल स्पिरिचुअल रैम से अब सीधा 8 लेवल स्पिरिचुअल रैम के ऊपर तुम अपना 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके हो। उसी के साथ साथ तुम्हें 2 रिवॉर्ड भी मिलते हैं, एक है डिवाइन गॉड का ब्लड ड्रॉप और दूसरी हार्ट रिफाइनिंग स्वॉर्ड, ये दोनों तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे मिले हुए हैं। चेनमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह यहाँ पर मैंग यूई
का साथ भी मिल गया, कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू भी हो गया और दो रिवॉर्ड भी मिल गए। मजा आ गया। और मैंग यूई जो थे वो दोनों ही सेट से जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि जो काम करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे उनका वो काम तो पूरा हो चुका था। तो वो लोग अब सेक्ट में रिटर्न जा रहे हैं। मैंग यूई भी चेंगमिंग के साथ यहाँ से जाने के लिए रेडी थी। तभी वहाँ पर भागते हुए वो एल्डर भी आने लगता है, जिसको चेंगमिंग ने गुंडों के हाथों से बचाया था। मैंग यूई को लगता है कि कोई खतरा है तो वो उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन जब एल्डर को दिखती है तो वो रुक जाती है। वो एल्डर यहाँ पर आने के बाद चेंगमिंग से कहता है कि चेंगमिंग, आपने मेरी जान बचाई थी ना, तो मैं उसके बदले आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपका एहसान उतारना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी किसी चीज में जरूरत है तो आप प्लीज यहाँ पर मेरे बताइए, मैं आपके वो चीज में मदद कर दूंगा। मैं आपको यहाँ से अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपकी थोड़ी मेहमान नवाजी कर सकूं। तो प्लीज इस ऑफर को मत ठुकराना और मेरे साथ मेरे सेक्ट में चलने के लिए आप रेडी हो जाओ। चेंगमिंग भी यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि वो करे तो करे क्या। उसको जब यहाँ पर मैंग यूई को अच्छे से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसने अभी 7 कलर वेन को रिफाइन किया है, तो इसकी बॉडी अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। एक काम करते हैं, इस एल्डर के सेक्ट में जाते हैं जो कि रास्ते में ही पड़ता है, और वहां जाकर थोड़ा अच्छे से ये मैंग यूई पूरी खुद की बॉडी को रिफाइन कर लेगी। तो आगे कभी खतरा खत्म हो जाएगा कि क्या पता कभी अचानक से 7 कलर वेन उसकी बॉडी पे बैकफायर कर जाए। इस वजह से चेंगमिंग उस एल्डर के सेक्ट में पहुंच चुका था, जहां पर आने के बाद बाकी एल्डर जो थे वो चेंगमिंग का वेलकम करते हैं और उससे कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे सेट के एक बहुत ही खास एल्डर को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरे से बचाया। हम इसके आभारी हैं। हमें पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से खाना वगैरह का सबका बंदोबस्त कर दिया गया। आप जल्दी से अंदर आइए और पार्टी को एंजॉय कीजिए। लेकिन उन्हीं में एक एल्डर था जो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। वो जैसे ही मैंग यूई को देखता है उसको देखते रह जाता है कि कमाल की लड़की है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह दिख रही है। उसका मैंग यूई को लेकर लालच आ चुका था, तो मन में ठान लेता है कि मैं तो मैंग यूई से एक बार बात करके ही रहूंगा। तो वहीं चेंगमिंग जो था वो आराम से खाने के टेबल पर आकर बैठ जाता है। बहुत सारा अच्छा खाना लगा हुआ था जिसको पेट भर के चेंगमिंग खा सकता है। मैंग यूई और बाकी एल्डर भी यहाँ पर आए हुए थे, जो सभी मिलकर अब पार्टी को एंजॉय करने वाले हैं। वो सभी चेंगमिंग के साथ चीयर्स करते हुए अपना दारू वगैरह पी रहे थे। चेंगमिंग भी यहाँ पर इनकी मेहमान नवाजी को देखकर काफी ज्यादा खुश था कि चलो अच्छी बात है, अभी मुझे सेक्ट में जाना होता तो काफी लंबा रास्ता होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बुलाकर हमारी थकान मिटा दी। लेकिन वो ठरकी एल्डर जो था वो तो मैंग यूई की गलत जगह पर ही नजर रखे हुए था। उसकी आंखों से ठरक साफ टपक रही थी। वो एल्डर यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते कि त्यांजी पवेलियन हमारे सेट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है ताकि हम उसके साथ शामिल हो जाएं। आसपास के सारे छोटे बड़े सेट को उसने अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन हम उसके सामने सरेंडर करना नहीं चाहते। टर्की मास्टर कहता है कि सरेंडर करने में क्या ही चाहता है, हमारा तो उसमें फायदा ही है ना, तो उसी के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बाकी एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट को ऐसे दाव पे नहीं लगा सकते। हमने हमारे सेट को बनाया है खुद के बलबूते पे, तो किसी के सामने झुककर हम उसके साथ शामिल नहीं होने वाले। चेंगमिंग यहाँ पर मैंग यूई से कहता है कि देखो यहाँ पर मुझे एक और लेसन मिला जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेसन वो है कि अगर दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना होना, तो अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए। जो तुमने फैसला करके रखा है तुम्हें उसी में शामिल रहना चाहिए। जैसा कि ये एल्डर दुश्मन सामने का बड़ा है, लेकिन तब भी वो अपने सेट के ऐसे उनकी इज्जत खराब होते हुए नहीं देख सकते। वो लोग उस सेट के सामने झुक नहीं रहे। ठरकी एल्डर यहाँ पर कह रहा था कि आप लोग ना थोड़ा रात भर यहाँ पर रुक कर जाना, लेकिन मुझे एक चीज की टेंशन है कि मैंग यूई तो कितनी ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर काफी लोगों की उस पर गलत नजर होगी। तो एक काम करते हैं कि मैंग यूई जिस कमरे में रहेगी ना, मैं उस कमरे के बाहर ही अच्छे से निगरानी करने के लिए बैठ जाता। मैंग यूई का कोई खतरा भी नहीं रहेगा और उसको एक प्रोटेक्शन के लिए साथी भी मिल जाएगा। वो ठरकी तो यहाँ पर अलग ही सपने देख रहा था। वो मैंग यूई से कहते हैं कि क्यों बनाओगे ना मुझे अपना बॉडीगार्ड और अपने घर के पास मुझे बुला कर रखोगी। मैंग यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका जो ठरकी मास्टर की हरकत थी वो बाकी मास्टर समझ जाते हैं। वो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि तेरी तो ये लोग हमारे मेहमान है, तो उसके साथ ऐसी बातें कर काट के फेंक दूंगा तुझे समझ नहीं आता कि मेहमानों की किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है। ये सुनकर वो ठरकी मास्टर गुस्सा होकर वहां से जा चुका था, लेकिन जाते जाते वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि इन दोनों एल्डर का बहुत हो गया। बुढ़ापे में इनकी जवानी वाला जोश अभी भी साफ दिख रहा है। इनको नहीं मार दिया ना मैं, तो मेरा भी नाम मूरोंग नहीं। उस ठरकी मास्टर का नाम मूरोंग था। इसके बाद रात को मैंग यूई जो होती है वो तालाब के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी, ताकि जितना भी उसने 7 कलर वेन को रिफाइन किया है वो चेक कर सके कि उसकी बॉडी अब प्रॉपर तरह से ठीक हुई है या फिर अभी भी कुछ कमी बाकी रह गई। तो वहीं चेंगमिंग जो था वो अपने बाकी ट्रेजर को देख रहा होता है, जो कि उसको अभी हाल फिलहाल ही मिशन पूरा करने की वजह से मिले थे। वो सबसे पहले डिवाइन गॉड का जो ब्लड ड्रॉप होता है उसको ही बाहर निकालता है, जो कि किसी क्रिस्टल की जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे उसने उसको बाहर निकाला था, उसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। जो सारी पावर यहाँ पर चेंगमिंग को घेर रही थी और उसकी
बॉडी के अंदर ही समाने लग जाती है। चेनमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन जो भी हो रहा है ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है और मैं खुद के अंदर बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है ये फील करके। ऐसा लगता है कि अब मैं पहले की तरह 2-4 के साथ साथ अब लगता है कि 8-10 कल्टीवेटर को भी एक बार में मार सकता हूँ। बहुत मस्त चीज मिली थी ये ड्रैगन गॉड का जो ब्लड ड्रॉप था। तो वही टर्की मास्टर जो था वो झांक कर देख रहा होता है कि मैंगी क्या कर रही है। वो उसको कल्टीवेशन करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन तियानजी पवेलियन का जो एक बंदा था वो भी वहां पर खड़ा होता है। मतलब कि ये टर्की मास्टर अब तियानजी पवेलियन वालों के साथ हो चुका है ताकि अपने ही सेट के साथ गद्दारी करते हुए उन्हें धोखा दे सके। तियानजी पवेलियन का जो डिसाइपल आया हुआ था वो कहता है कि ज्यादा इधर उधर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्लान है ना पहले वो प्लान पूरा हो जाए, उसके बाद तुझे जो चाहिए रहेगा वो ले लेना। तो वही मैंगी जब अपना कल्टीवेशन कर रही थी तो उसके अंदर 7 कलर वेन की पावर बाहर निकलने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा पावर थी कि मैंगी की बॉडी वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। वो इस बार अपनी पावर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन 7 कलर वेन की ही पावर उसके अंदर इतनी ज्यादा चली गई थी कि वो उसकी बॉडी को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था। चेनमिंग कहता है कि जल्दी से रुक जाओ वरना काफी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पर मैंगी भी तो उस पावर को रोक ही नहीं पा रही थी। वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल थी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसलिए चेनमिंग जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि ये जो पावर मैंगी के अंदर जा रही है वो उससे उसकी हालत ज्यादा ना खराब हो जाए। लेकिन अचानक में वो पावर ऐसा भयंकर तरीके से बाहर निकलती कि चेनमिंग भी उड़कर दूर फेंका चुका था। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहीं 7 कलर वेन इसके अंदर डालने से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। मैंगी की पावर ऐसे बाहर निकल रही थी कि सारी जगह पर एकदम भवंडर आ चुका था। हर चीज टूटने फूटने लग जाती है और जो भी टूट रही थी वो जमते जा रही थी। मैंगी के आइस पावर की वजह से उसने सब कुछ को जमा दिया था, हर जगह तहस नहस हो जाती है। सबसे मस्त चीज तो उस टर्की मास्टर के साथ हुई थी कि वो भी खुद उड़कर दूर जाता है और वहीं पर जम जाता है। पूरा बर्फ में जम चुका था वो, मजा आ गया उसको ऐसा देख के। चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस आइस अटैक से रोकने की कोशिश कर रहा था, वरना वो भी वहां पर जम जाता। उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है और उसके हाथ से खून भी निकल कर आने लग गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे इस आइस पावर से खुद को तो बचा ही लेता है। इसके बाद वो मैंगी को ऐसे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए वो अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वरना कहीं मैंगी की ही जान न चली जाए। उसका घोस्ट हैंड तो मैंगी तक के पहुंच ही नहीं पा रहा था, उससे पहले वो जम कर खत्म हो जाता है। चेनमिंग कहता है कि नहीं यार, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा घोस्ट हैंड ऐसे बुरी तरह से पिट जाए। मेरा घोस्ट हैंड तो कुछ भी नहीं कर पाया, अब मैं यहाँ पर मैंगी को कैसे रोकूंगा। मैंने कुछ नहीं किया ना तो पक्का यहाँ पर मैंगी मर जाएगी, मुझे उसको बचाना होगा। कियान जल्दी से हेल्प करो और कुछ तरीका बताओ कि मैं मैंगी को कैसे ठीक कर सकता हूँ, वरना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कियान डिवाइन ट्रेजर के अंदर से ही कुछ काला कांडी करने लग जाती था कि कुछ पता चल सके कि अभी ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन हमें पता चलता है कि वो काला कांडी नहीं बल्कि गेम खेल रही थी। वो अंदर ही मौज काटते हुए बराबर से गेम खेले जा रही थी ताकि टाइम पास हो सके। चेनमिंग की जैसे उसको आवाज सुनाई देती है वो उसे कहती है कि चेनमिंग भाड़ में जाओ, तो मैं यहाँ पर अपना गेम खेल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है गेम खेलने का, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो तरीका मिलता है अपने हिसाब से तरीका निकालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। चेनमिंग परेशान की यार अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो एक काम करता है कि ठीक है, ये जो डिवाइन गॉड का ब्लड ड्रॉप मुझे मिला था ना उसी के पावर का इस्तेमाल करता। न जाने ये पावर कैसी होगी, क्योंकि अभी जस्ट तो मुझे ये पावर मिली है, क्या पता ये पावर यहाँ पर काम कर जाए और मैं मैंगी को बचा लूं। तो चेनमिंग यहाँ पर वही पावर को एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे यहाँ मैंगी की तरफ बढ़ने लग गया था। मैंगी उसको चिल्लाते हुए कहती कि चेनमिंग यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं जो होगा खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन उसको भी पता था और चेनमिंग को भी पता था कि ये अकेले तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर अगर चेनमिंग ने कुछ नहीं किया तो पक्का मैंगी मर जाएगी। डिवाइन गॉड की जो उसको पावर मिली थी वो पावर यहाँ पर स्लैश की मदद से चेनमिंग के लिए एक प्रोटेक्शन बना देती है और वो प्रोटेक्शन यहाँ पर चेनमिंग को हर अटैक से रोक रहा था और वो आराम से अब मैंगी की तरफ बढ़ने लग जाता है, मानो कि अब यहाँ पर चेनमिंग को कुछ होगा ही नहीं। चेनमिंग आराम से मैंगी के पास आया था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपनी जितनी भी फायर पावर थी वो जल्दी जल्दी से मैंगी के अंदर डालने लगता है ताकि आइस पावर वाली वहां पर कम हो जाए मैंगी की। इस वजह से यहाँ पर डिवाइन गॉड की जो ब्लड पावर थी वो और 7 कलर की वेन की पावर जो थी वो आपस में टकराने लग जाती है। वो दोनों ही आपस में मतलब एक हिसाब से झगड़ा करने लग गई थी। लेकिन कुछ टाइम होते होते यहाँ पर चेनमिंग की जो डिवाइन गॉड की पावर थी वो भारी पड़ने लग जाती है 7 कलर वेन के ऊपर। तो चेनमिंग और ज्यादा पावर को इंक्रीज कर देता है ताकि कैसे भी करके वो 7 कलर वेन की पावर को रोक सके, जिस वजह से वो लोग पूरे एक आइस के शील्ड के अंदर कैद हो चुके थे, दोनों एकदम जम चुके थे वहां पर। लेकिन फिर भी चेनमिंग ने हार नहीं मानी थी, वो कैसे भी करके मैंगी को बचाना चाहता था। तो वहीं हम सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर शिया
शियामी और कांग यूई जो थे वो आराम से बैठे होते हैं, खाना वगैरह लगाकर उन्होंने सब कुछ तैयारी करके रखी थी, लेकिन चेनमिंग तो यहाँ पर आया ही नहीं था। चेनमिंग आज आने तो वाला था, लेकिन उस एल्डर ने उसको अपने सेक्टर में बुला लिया तो चेनमिंग पहुंच ही नहीं पाया। शियामी कह रही थी कि यहाँ पर लड़कियां कम थी कि अब यहाँ पर मैंग यूई भी पहुंच चुकी है, न जाने कितने लोग आएंगे जो मुझसे चेनमिंग को दूर करने की कोशिश करेंगे, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बातों से यहाँ पर कांग यूई को शर्म आ रही थी कि ये कैसी बेशरम लड़की है, न जाने कौन है इसके सामने बैठा हुआ, उसको समझ नहीं आता और अपनी सारी कहानी बताने लग जाती है। वो शियामी से कहती है कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चेनमिंग सबका अच्छे से ख्याल रखता है, तो वो एक आ जाए या 10 क्यों ना आ जाए, चेनमिंग सबको हैंडल कर लेगा। शियामी कहती है कि करेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम है ही, सारी लड़कियां उस पर मर जाती हैं, तुम देखना अभी तो और भी बाकी हैं, और भी लड़कियां उस पर मरने के लिए पहुंच जाएंगी। उसको दारू वगैरह पीने का नशा चढ़ रहा था, लेकिन उसका नशा एक ही सेकंड में उतर जाता है जब वो चेनमिंग को मैंग यूई के साथ सपने में कुछ सेकंड के लिए देख लेती है। ये देखते साथ ही उसका सारा नशा उतर गया था कि भाई ऐसी नींद नहीं चाहिए, अगर ऐसा सपना आता है तो मैं नींद से सोना ही बंद कर दूं। तो वहीं ठरकी मास्टर जो था वो सुबह से धीरे धीरे करते हुए आइस की पावर से बाहर आ चुका था, तो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है कि कहीं वापस से ये लोग मुझ पे आइस अटैक ना कर दे, मुझे अपना प्लान पूरा करना है तो जल्दी जाना होगा। वहीं चेनमिंग जिस आइस क्रिस्टल के अंदर कैद हुआ था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल आने लगी, क्योंकि चेनमिंग अब यहाँ पर उसके अंदर से बाहर आ रहा था। चेनमिंग और मैंग यूई दोनों उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे। चेनमिंग ने यहाँ पर मैंग यूई को बचा लिया था और वो उससे शर्माते हुए पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, तुम्हारी फीलिंग अभी कैसी है, अभी भी तबीयत खराब तो फील नहीं हो रहा। जिस पर मैंग यूई कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी बार आपका शुक्रिया करूँ, हर बार आपका शुक्रिया करते जाती हूँ और आप एक और एहसान मुझ पे करते जाते हैं, अभी भी आपने मुझे बचाया वरना मैं मर गई होती, ये भी आप एहसान आपका मुझ पर रहा, इस एहसान को भी मैं कभी न कभी चुकाने की कोशिश करूंगी। चेनमिंग फिर भी थोड़ा बहुत मैंग यूई के लिए परेशान था, क्योंकि न जाने वापस से कब यहाँ पर उसकी जो 7 कलर वेन की पावर वो उसके ऊपर बैकफायर कर जाए। तो वो मैंग यूई से कहता है कि अपना ख्याल रखना और कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पावर कंट्रोल के बाहर जा रही है तो मुझे बोलना, मैं फट से यहाँ पर आऊंगा और तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। चेनमिंग ने यहाँ पर बहुत ज्यादा 7 कलर वेन की पावर को खुद में भी एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ये पावर उसका वहां पर ब्रेक थ्रू करवा देती है, जिस वजह से चेनमिंग अब यहाँ पर सुप्रीम मार्शल लेवल पे पहुंच चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होता है इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद। सुप्रीम मार्शल रैल्म को हम मार्शल किंग रैल्म भी कह सकते हैं, इसी तरह के आसपास का वो लेवल होता है। चेनमिंग आराम से खड़ा हुआ था तो वहां पर उसके पास मैंग यूई आती है, वो उससे कह रही थी कि सेक्ट मास्टर देखो मैंने आपके लिए कुछ पकाया है, कैसा लगा आप टेस्ट करके जरूर बताना, बहुत ही प्यार से मैंने आपके लिए पकाया है। तो चेनमिंग उसको टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद उससे कह रहा था कि अरे वाह ये तो बड़ा ही डिलीशियस है, मैं नहीं सोचा था कि तुम इतना बढ़िया खाना बना लेती होगी, तो अब मुझे लगता है कि सेट में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम ये सारा काम कर दोगी। मैंग यूई कह रही होती कि अरे मुझे शुक्रिया तो आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने ही तो मुझे यहाँ पर खाना पकाना सिखाया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छे तरीके से मुझे खाना पकाना सिखाने के लिए। चेनमिंग कहता है कि ठीक है, जब अब यहाँ का हमारा काम हो गया है ना तो हम यहाँ से रिटर्न सेक्ट में चलते हैं। एल्डो वगैरह को बाय कहते हैं और उसके बाद यहाँ से सेक्ट में रिटर्न चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सेट के अंदर आता ही क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे सेट के जो मेंबर थे उन सभी की लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि ठरकी मास्टर ने तियांजी पवेलियन वालों को यहाँ पर चुपके से बुला लिया था, जिन लोगों ने सेट के कई सारे लोगों पे हमला कर दिया। एक मास्टर के ऊपर जैसे ही तियांजी पवेलियन का सिपाही हमला करने वाला होता है, चेनमिंग अपनी पावर की मदद से उस सिपाही को वहीं पर मार डालता है। चेनमिंग मैंग यूई से कह रहा था कि देखो यहाँ पर ना कोई भी सेट खाली नहीं होता, उनकी किसी न किसी के साथ तो दुश्मनी रहती ही है, तो इस सेट की भी तियांजी पवेलियन वालों के साथ दुश्मनी है तो हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही वहां से जा रहा था, एल्डर वहां पर उसके सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज हमें यहाँ पर बचा लो, आप जो करने के लिए कहेंगे हम वो करने को रेडी है, बस हमारे सेट को यहाँ पर बचा लीजिए। तो चेनमिंग यहाँ पर उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे पर तरस आ गया तो मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। इसके बाद तियांजी पवेलियन के जितने भी सिपाही थे वो सभी चेनमिंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। वो लोग कह रहे थे कि इस चेनमिंग को मार दिया जाए, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला कर पाते। चेनमिंग सभी के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है, इस वजह से वो जितने भी सिपाही थे वो लोग आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी सिपाही ने एक दूसरे के ऊपर ही हमला करते हुए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। चेनमिंग मैंग यूई से कहता है कि मैंग यूई जाओ और जितने भी सिपाही वगैरह आपस में फाइट कर रहे हैं ना, इस चीज का फायदा उठाते हुए इन लोगों को मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो मैंग यूई अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसकी मदद से उसने सारे के सारे सिपाहियों को एक सेकंड के अंदर जमाते हुए उनको चकनाचूर कर दिया था। जितने भी सिपाही यहाँ मौजूद थे वो सब तो मारे जाते हैं। वही महल के अंदर एक जो एल्डर
था वो ठरकी मास्टर से कहता है कि तेरा दिमाग फिर गया है क्या, तूने आके दुश्मनों का साथ क्यों दिया, देख हमारे सेट के कितने ही अपने मारे गए जो हमारे भाइयों की तरह थे, तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर ठरकी मास्टर कहता है कि भाइयों की तरह कोई नहीं था, तुम लोग यहाँ पर आगे निकलते जा रहे थे, मैं जिस पोजीशन पे बहुत टाइम से था वहीं पर अटका हुआ था, कभी तुम लोगों ने मुझे प्रमोट ही नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग मेरे भाई की तरह मुझसे बर्ताव करते थे, तुम लोग गद्दार थे, तो गद्दारों को मरना ही पड़ेगा। मैंने तो अच्छा तरीका भी निकाला कि हम त्यानजी पवेलियन के साथ हो जाते हैं, इससे हमारे सेट की भी नाम जो है वो और ज्यादा रोशन होगा, हमें और अच्छे रिसोर्सेस मिल पाएंगे जो त्यानजी पवेलियन हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप लोगों को तो ज्यादा ही चर्बी आई थी, आप लोगों ने उसके सामने सरेंडर ही नहीं किया, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आज नहीं कल तो ये दिन आना ही था जब त्यानजी पवेलियन यहाँ पर हमला करता, तो मैंने उनका ही साथ दे दिया ताकि यहाँ के सारे लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उनका साथ देने की वजह से त्यानजी पवेलियन मुझे तो जिंदा छोड़ेगा, इसीलिए मैं उनके साथ हो चुका हूँ। वर्ल्डर यहाँ पर ठरकी मास्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि तू गद्दार है, गद्दार कहीं के, गद्दार ही तेरा नाम रहेगा, तूने अपने भाइयों की पीठ पे छुरा भोंका है, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। ये सुनकर ठरकी मास्टर गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मास्टर की जान ले लेता है, जिसके बाद ठरकी मास्टर कह रहा था कि अपने भाई जैसे बंदे को मारने का मजा ही कुछ और होता है, बड़ा मजा आया तेरी यहाँ पर जान लेने के बाद। इसके बाद त्यानजी पवेलियन का जो पवेलियन मास्टर था वो वहाँ पर पहुंच जाता है, वो कह रहा था कि क्या हुआ ठरकी मास्टर, क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिचुएशन हैंडल में तो है ना। तो ठरकी मास्टर कहता है कि हाँ सब कुछ मैंने हैंडल में कर लिया, ये एल्डर जो कि मेरे भाई की तरह है ये ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा था, इसको तो मेरी बात माननी ही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको सबक सिखाया और इसकी जान ले ली। पवेलियन मास्टर उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहता है कि बढ़िया काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, मेरे वफादार बनते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी इस वफादारी के चलते मैं इस सेट को ना अपने त्यानजी पवेलियन का एक नया मेंबर घोषित करता हूँ, ये भी हमारे सेट का एक ब्रांच बनेगा और यहाँ पर त्यानजी पवेलियन का राज चलेगा और तुम एक राजा की तरह यहाँ रहोगे। ये सुनकर ठरकी मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो पवेलियन मास्टर का शुक्रिया कर रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उससे कहता है कि आपने मेरे लिए ये काम तो कर दिया, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, उम्मीद है कि आप वो रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर देंगे। इस सेट के अंदर ना हाल फिलहाल के टाइम पे मैंगवी नाम की एक लड़की रहती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत प्यारी है, उसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया हूँ, मेरे ख्यालों से वो निकल नहीं रही, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उससे मुझे मिलवा दो, मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जो करना चाहूँ जी भर के करना चाहता हूँ, तो मेरी ये रिक्वेस्ट मानकर मैंगवी को मेरे पास ले आओ। पवेलियन मास्टर कहता है कि अबे ठरकी मास्टर तेरी ठरक खत्म क्यों नहीं होती, तू सोच तू यहाँ का एक नया लीडर बनने वाला है इस सेट का और तेरे अभी तक के ठरक जा ही नहीं रही। जिस पर ठरकी मास्टर कहता है कि बस एक बार उससे मिलवा दो, मैं अपनी ठरक को कम करने की कोशिश करूंगा, मेरी पसंदीदा चीज है वो, जब वो मेरे पास रहेगी ना तो मेरी ठरक अपने आप खत्म हो जाएगी, बस एक बार उससे मिलवा दो और उसको मेरे पास ले आओ। तो पवेलियन मास्टर जो था वो अपने साथियों से कहता है कि ठीक है जा, और जिस लड़की के बारे में ये कह रहा है ना उस लड़की को पकड़ कर ले आ, मैं भी तो देखो कि ऐसी क्या ही सुंदरता उसके अंदर भरी हुई है जो ये इसका दीवाना हो गया। लेकिन जैसे ही दो सिपाही मैंगवी को पकड़ने के लिए जा रहे थे, मैंगवी वहां पर खुद पहुंच जाती है और दोनों सिपाहियों को जमा देती है। वो दोनों सिपाही यहाँ पर तो हिल तक नहीं पा रहे थे। ठरकी मास्टर कहता है कि बाप रे ये क्या हुआ, ये लड़की तो यहाँ पर खुद आ गई, वो भी चलते हुए मेरे पास, बहुत मजा आ रहा है, इसको तो देख कर ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंगवी आगे बढ़ते हुए जितने भी दो सिपाहियों को उसने जमाया था उसको चकनाचूर करके खत्म कर देती है। ठरकी मास्टर पवेलियन मास्टर से कहता है कि देखो ये वही लड़की है जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो आप ये इसको पकड़ कर लाकर मुझे दे दो। वो ये नहीं बताता कि इस लड़की के साथ चेनमिंग नाम का बंदा भी है जो बहुत खतरनाक है। ठरकी मास्टर पवेलियन मास्टर से कहता है कि अगर आप उस मैंगवी को मुझे लाकर दे देंगे ना तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आपके पैर धोकर पी जाऊंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। तो पवेलियन मास्टर यहाँ पर ठरकी मास्टर से कहता है कि तेरी नजर तो बड़ी कमाल की है, ये तो बहुत ज्यादा प्यारी लड़की है, तो ठीक है पहले मैं यहाँ पर इसके साथ खेलूंगा, इसके अच्छे से मजे लूंगा, उसके बाद मैं तुझे दे दूंगा। ठरकी मास्टर का दिमाग फिर जाता है कि अबे हाथी के बच्चे ये तो मेरी थी, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था, जब तक उसको पवेलियन मास्टर का साथ नहीं मिलेगा तब तक कि वो मैंगवी को हासिल कर ही नहीं सकता। तो वो उसकी इस शर्त पे भी मान जाता है। मैंगवी कह रही थी कि इस हाथी के बच्चे की ना जबान बहुत ज्यादा चलती है, लगता है इसको जान से मारना ही पड़ेगा। तब मैंगवी के साथ देने के लिए वहाँ पर चेनमिंग भी पहुंच जाता है जो पूरे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो मैंगवी से कहता है कि देखो दुनिया में इस तरह के घटिया लोग तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा कचरा साफ करना तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, अगर हम कचरा
कचरा साफ नहीं करेंगे तो दुनिया तो गंदी होते जाएगी। तो फिर ठीक है, चलो इनको मार कर कचरा साफ किया जाए। पवेलियन मास्टर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो जुनलोंग सेक्ट का सेक्ट लीडर है ना, तेरा क्या मतलब है यहाँ पर, तू क्यों आया? चेनमिंग कहता है कि अरे वाह, लगता है कि मेरे चर्चे दूर दूर तक हैं, तू भी मुझे पहचानता है। अगर पहचानता तो मेरे तो चर्चे सुने ही होंगे कि मैं कितना भोला भाला बंदा हूँ। पवेलियन मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर ठरकी मास्टर से कहता है कि ए भाई तू आगे जा, तो थोड़ा उसके ऊपर अटैक कर, उसके बाद मैं तेरा साथ देने के लिए आ जाऊंगा। कुछ करने से पहले वो यहाँ पर चेनमिंग को एक बार ये भी कहता है कि ठीक है, ये लड़की तुम्हारी, तो हमने जितनी भी इसके ऊपर गलत नजर डाली थी ना, हम उसके लिए माफी मांगने को रेडी है। तुम यहाँ पर इस लड़की को लेकर यहाँ से रिटर्न चले जाओ, क्योंकि त्यांजी पवेलियन के मास्टर को पता था कि ये चेनमिंग कितना खतरनाक बंदा है, इसके साथ दुश्मनी लेना मतलब कि कुल्हाड़ी पर अपना सर मार लेना। तो वो सीधा सीधा चेनमिंग को ऑफर दे रहा था कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन चेनमिंग कहता है कि तू यहाँ पर आया, इतने सारे लोगों की बाहर लाश पड़ी है, उसको क्या तेरा बाप उसकी भरपाई करेगा? आखिर उन लोगों को तूने क्यों मारा, इसका भी मुझे जवाब चाहिए। पवेलियन मास्टर कहता है कि लगता है ना तुम यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, मैंने तुम्हें मौका दिया था यहाँ से जाने का, लेकिन तुम जाने को रेडी ही नहीं हो। तो फिर ठीक है, अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तुम रेडी हो जाओ। लेकिन चेनमिंग तो जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो उससे कहता है कि मैंने तो अभी तक के ढंग से शुरुआत भी नहीं की, देख लेना मैं आज नहीं तो कल यहाँ पर तेरे त्यांजी पवेलियन के अंदर घुसूंगा और वहाँ के हर एक मेंबर को मार डालूंगा, हिसाब से मारूंगा जितना कि तूने यहाँ पर मारा है। कैसी लगी मेरी शर्त, क्या इस पे तू रेडी है? लेकिन यहाँ पर पवेलियन मास्टर कहने लगता है चेनमिंग से कि देख तूने भी यहाँ पर हमारे दो त्यांजी पवेलियन के गार्डियन को मारा है। गार्डियन जो थे वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थे और हमने जितने को भी मारा ना वो तो लो लेवल के डिसाइपल थे, तो हिसाब बराबर होता है। अगर तू इस मैटर को यहाँ पर शांत करने के लिए रेडी है तो हम भी सारी दुश्मनी खत्म कर देंगे तेरे साथ और यहाँ पर अपना अपना मैटर साइड करते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। क्यों, कैसे लगी मेरी शर्त? अगर मेरी शर्त पे रेडी है तो तू यहाँ से चला जा, बाकी सारी चीज मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लूंगा। चेनमिंग मेंगवी से कहता है कि मेंगवी बता कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आज के बाद कभी भी तुम्हारा मुकाबला या तुम्हारा सामना इस तरह के बंदे से हो जाए ना तो तुम क्या करना चाहोगी? ऐसे बंदे को मार दिया जाए या फिर इन लोगों को सबक सीखने के लिए एक और मौका दिया जाए? तो मेंगवी कहती है कि मुझे इतना ठीक तरह से तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसा आपको सही लगता है ना आप वो करो, मैं उस चीज में बिल्कुल तैयार हूँ। आप इन लोगों को मारना चाहते हो मार दो, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। वो जो ठरकी मास्टर था वो यहाँ पर पवेलियन मास्टर के पास आता है और उससे कह रहा था कि पवेलियन मास्टर आपने सुना ये चेनमिंग ना आपको हाथी का बच्चा कह रहा था, आपका मजाक उड़ा रहा था, ये आपके साथ साथ इसने आपके त्यांजी पवेलियन का भी मजाक उड़ाया। वो यहाँ पर उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि पवेलियन मास्टर चेनमिंग के साथ फाइट कर सके, लेकिन पवेलियन मास्टर तो उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए उसको कहता है कि तुझे किसने कहा यहाँ पर बोलने के लिए, अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहे। पवेलियन मास्टर चेनमिंग से कहता है कि देखो सेक्ट लीडर चेनमिंग, प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से रिटर्न चले जाओ और मेरे मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा जो कंट्रोल करना है वो धीरे धीरे करते हुए मेरे ऊपर से हटता जा रहा है। अगर ये मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर से हटा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही इस सेक्ट के लिए अच्छा होगा, ना ही बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। चेनमिंग कहता है कि देख मैं एक बार कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तू इस शर्त पे मेरी मानता है ना तो तू यहाँ से जिंदा जा सकता है। मेरी शर्त है कि तू अपने सारे साथियों को ले यहाँ से निकल जा और आज के बाद कभी भी इस सेट के ऊपर आग उठाकर भी मत देखना। इस सेट को हासिल करने का सपना तो तू छोड़ ही दे। ये सुनकर पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तब से इस सेट के ऊपर ही नजर रखा हुआ था कि ये सेट उसके त्यांजी पवेलियन का एक ब्रांच बनेगा, लेकिन उसका सपना ही तोड़ना चाहता है चेनमिंग। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं लगता मुझे कि हम दोनों के बाद से यहाँ पर कुछ फायदा होगा, इसलिए मुझे अपने हिसाब से ही कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद पवेलियन मास्टर अपने पास से किसी तरह की घंटी बाहर निकालता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और इसकी मदद से वो अपने त्यांजी पवेलियन के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक टकला आदमी था और उसका नाम था हुआंग। पवेलियन मास्टर उससे कह रहा था कि देखो ये चेनमिंग है जिसने हमारे त्यांजी पवेलियन के बारे में बुरा कहा और ये हमसे फाइट करने के लिए आने वाला है, तो इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए ताकि आगे की मुसीबत ना बढ़ सके। तो वो जो हुआन यहाँ पर आया हुआ था वो पवेलियन मास्टर से कह रहा होता है कि देखो मैं जल्दी कोई काम तो करता नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब कि तुम्हें कीमत पता है कि मैं कोई भी काम करने की कितनी बड़ी कीमत लेता हूँ। क्या मेरी कीमत देने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा काम कर दूंगा और इस चेनमिंग को मार डालूंगा। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी कीमत देने के लिए रेडी हूँ ना, जाओ बस इस चेनमिंग को मार दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो जो हुआन बंदा आया हुआ था वो चेनमिंग से कहता है कि ओए
लड़के, आजा मेरे पास, मैं भी तो देखो कि तेरे अंदर कितनी ज्यादा चर्बी है, इधर ही काट के फेंक दूंगा तुझे। जिसके पावरफुल बंदा सीधा सेट की छत तोड़कर बाहर फेंका जाता है, क्योंकि चेनमिंग ने उसको अपनी पावर की वजह से उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो पावरफुल बंदा जिसका नाम हुआन था, वो कह रहा होता है कि आखिर ये जुनलोंग सेक्ट का लीडर इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, ये तो लड़के के हिसाब का ही दिखता है, ये तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसके साथ जो ये मैंग यूई नाम की लड़की है उसकी आइस पावर तो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये कितनी खतरनाक है। चेनमिंग मैंग यूई से कहा था कि मैंग यूई जब तक के ना उस हुआंग को संभालो तब तक मैं इन दोनों जो मुर्गे हैं इनको मैं हैंडल करता हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। इसके बाद चेनमिंग पवेलियन मास्टर और टर्की मास्टर से कहता है कि क्यों रेडी हो मुझसे लड़ने के लिए, तुम्हारा तो अब मैं भजिया बनाकर फ्राई कर दूंगा। वहीं हुआंग जो था उसने किसी तरह के हेवन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, उसकी कई सारी पाम टेक्निक होती है जो सीधा मैंग यूई की तरफ बढ़ने लग गई थी। तो मैंग यूई भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए फ्रॉस्ट शैटरिंग स्काई टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस स्लैश अटैक सीधा उस पाम टेक्निक के ऊपर जाकर लग चुका था। एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे अटैक सीधा पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए हुआन की तरफ बढ़ चुके थे। हुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैंग यूई का जो आइस अटैक था वो बड़ा कमाल का था। इस वजह से मैंग यूई के सामने वो ज्यादा टाइम तक के टिक नहीं पाता, लेकिन वो इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाला था। वो दोबारा से खुद को रेडी करने लगता है ताकि वो मैंग यूई को मार डाले। दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर जो था वो अपने पास से एक मैजिकल घंटे को बाहर निकाल लेता है और चेनमिंग से कह रहा था कि चेनमिंग तुम मरने के लिए रेडी हो जा, मुझे नहीं डर लगता तुझसे, तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा जैसा कि तुझे इससे पहले किसी ने नहीं मारा होगा। उस घंटे के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि इससे चेनमिंग दूर फेंकाने लगता है। तो चेनमिंग ने अपने तालिस्मान की मदद से एक शील्ड बना लिया था, जिस वजह से घंटे का जो ऑरा था वो घंटा ही कुछ नहीं कर पाता चेनमिंग का। लेकिन इससे ये चीज हो गई थी कि चेनमिंग का तालिस्मान वाला जो शील्ड उसने बनाया था वो खत्म हो जाता है, मतलब कि शील्ड नहीं होता तो पक्का चेनमिंग को चोट लग जाती। इस चीज को देखकर पवेलियन मास्टर कह रहा था कि लगता है कि तेरे अटैक अब कमजोर पड़ने लग गए, अगर तू जिंदा बचना चाहता है ना तो जैसे मैं तुझसे भीख मांग रहा था यहाँ से जाने की, अब तू मुझसे भीख मांग, मैं तेरे जैसा निर्दय नहीं हूँ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी रात गुजारने देगा उस मैंग यूई नाम की लड़की के साथ मुझे, तो ही मैं तुझे जाने दूंगा वरना मैं तुझे मार दूंगा। चेनमिंग पहली बार किसी के मुंह से उसके सामने ऐसा सुनकर भड़क चुका था कि अबे यार ये मुझे कमजोर समझ रहा है, इस तरह से मुझसे किसी ने आज तक के बात नहीं की थी, ये तो पागल समझ के रखा है क्या तू, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि इससे पहले मैंने किसी को ना मारा हो। तू अपनी फायर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सबसे पहले उस पवेलियन मास्टर के ऊपर ही कर देता है। पवेलियन मास्टर अपने घंटे की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो अटैक को रोक भी लेता है। वो कह रहा था कि बस इतना ही कर सकता है चेनमिंग, तू, मुझे लगा था कि तू कुछ और भी कर लेगा, लेकिन तू तो बस एक मामूली सही अटैक कर पाया। चेनमिंग कहता है कि लगता है हाथी के बच्चे को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी, तो भी ठीक है तू मर जा अब जाके। तो चेनमिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी उंगली की मदद से सीधा पवेलियन मास्टर के ऊपर ही कर देता है। पवेलियन मास्टर ने खुद को अपने घंटे के अंदर ही छुपा लिया था ताकि ये वाला जो अटैक है वो उसको ना लग पाए, लेकिन तब भी चेनमिंग के अटैक ने उस घंटे वंटे को तोड़ दिया था, जिस वजह से पवेलियन मास्टर की हालत खराब हो जाती है। वो चेनमिंग से कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तेरी जो पावर है ना वो मार्शल लेवल के आसपास है, तो उससे भी आगे निकल चुका है, तो बताएगा कि तेरा लेवल क्या है, क्योंकि मैं तेरे इस लेवल के बंदे से पहले भी लड़ चुका हूँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था। चेनमिंग कहता है कि देख मैं ना किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, मैं सीधा उसको एक्सपीरियंस करवाता हूँ, तू पहले जी भर के मेरे अटैक का एक्सपीरियंस ले, उसके बाद तुझे अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। इसके बाद चेनमिंग वहां पर अपनी टाइगर स्पिरिट वाला तालिस्मान रेडी कर लेता है, जिस तालिस्मान के अंदर से वो टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो पवेलियन मास्टर की तरफ ही बढ़ने लग जाती। पवेलियन मास्टर की फटकर हाथ में आ जाती कि भाई साहब लगता है गलत बंदे से पंगा ले लिया, मैं तो उसका लेवल सुन के इससे इस तरह से बातें कर रहा था, मुझे क्या पता था कि ये इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। वो जो टाइगर था जैसे ही यहाँ पर पवेलियन मास्टर को खाने वाला था, हुआन वहां पर पहुंच जाता है, जो एक ही अटैक करते हुए टाइगर स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हुआन कह रहा था कि लगता है मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, अब बारी आ चुकी है निर्वाणा स्लैश अटैक को यूज करने की, जिसको मैंने बहुत सालों से नहीं यूज किया, सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए उसको बचा कर रखा था, और उन पावरफुल लोगों में एक बंदा तू भी शामिल हो चुका है, तो खुशी मना इसकी कि मैं तुझे पावरफुल मान रहा हूँ। पवेलियन मास्टर जो था वो टर्की मास्टर को आवाज लगा के कहता है कि अंदर छुप कर क्या कर रहा है, बाहर निकल कर अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, जल्दी से
बाहर आ और जो अटैक हो सकता है वो अटैक यहाँ पर कर। तो ठरकी मास्टर जल्दी से बाहर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कल्टीवेशन सप्रेसिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेता है। ये फॉर्मेशन इस तरह का होता है कि अगर किसी ने भी इस फॉर्मेशन को बनाया और फॉर्मेशन के आसपास कोई भी इंसान खड़ा रहा ना, तो वो कुछ टाइम के लिए उस इंसान के कल्टीवेशन को नीचे कर सकता है। मतलब इतना नीचे कर देगा कि वो एक नॉर्मल इंसान के आसपास का हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेशन उस ठरकी मास्टर ने बना लिया था। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि चेनमिंग और मैंगवी, तुम दोनों अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। मैं तुम लोगों को अपना गुलाम बनाते हुए तुम लोगों को कैद कर लूंगा। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रहा था। तो मैंगवी भी चेनमिंग से कहती है कि मेरी पावर काफी ज्यादा कम महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल काफी कम हो गया, तो मैं उतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर पाऊंगी जैसा कि मैं पहले कर लिया करती थी। पवेलियन मास्टर ने कई सारे अटैक चेनमिंग के ऊपर कर दिए थे। तो चेनमिंग भी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये फॉर्मेशन कैसा है। इस तरह के फॉर्मेशन के बारे में मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, ना ही कभी ऐसे फॉर्मेशन को देखा था। वो कियान से कहता है कि कियान, कोई तरीका है क्या? आखिर मैं इस फॉर्मेशन को कैसे रोक सकता हूँ? ये फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक लग रहा है। तो कियान कहती है कि हाँ बिल्कुल है ना एक टेक्निक, उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर लो जो तुम्हें मिशन को पूरा करने पे मिला था। वो तुम्हारी एक जायंट स्पिरिट क्रिएट कर देगा और बहुत ही कमाल की रहेगी वो। तो चेनमिंग उस चाबुक का इस्तेमाल कर लेता है जो उसको एक बार मिशन पूरा करने की वजह से मिला था। जैसे उसने उस चाबुक का इस्तेमाल किया था, चेनमिंग की एक बहुत ही बड़ी और एक जायंट स्पिरिट वहां पर क्रिएट हो जाती है। जिसके हाथ में ही वो चाबुक था, वो एक बार ऐसा क्या चाबुक चलाती है कि हुआन वगैरह सब उड़कर दूर फेंका चुके थे। पवेलियन मास्टर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी। उसकी एकदम हालत खराब हो गई थी कि ये मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया, ये मैं नहीं देखना चाह रहा था जो मैं देख रहा हूँ। हुआन और पवेलियन मास्टर दोनों समझ चुके थे कि नहीं भाई, अभी तो हम यहाँ पर इस चेनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकते, जान प्यारी तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो वो दोनों चेनमिंग को धमकाते हुए चाहते हैं कि देख लेना बच्चे, हम तुम्हें ऐसा तो नहीं छोड़ने वाले, बाद में फिर से आएंगे तो उससे फाइट करने के लिए, तो जरा बचकर ही रहना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। मैंगवी चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग देखो तो ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इनको भागने देना है क्या? हम ऐसे इनको भागने तो नहीं दे सकते ना। तो चेनमिंग क्या कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक बार लेसन नंबर 30 में क्या बताया था, याद है कि भूल गए? तो मैंगवी कहती कि हाँ बिल्कुल याद है ना, कि कोई भी दुश्मन को ऐसे भागने ना दिया जाए। तुम्हारा सरदर्द बनकर हमेशा तुम्हें चुभता रहेगा और तुम्हारी चैन की जिंदगी को खराब कर सकता है। तो कोई भी दुश्मन जिंदा बचकर ना जाए, उसको उसी टाइम मार दिया जाए तो बेहतर होता है। तो मैंगी तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए पवेलियन मास्टर और हुआन दोनों को वहां पर स्टॉप कर देती है और चेनमिंग उस चाबुक का इस्तेमाल करते हुए एक इतना खतरनाक अटैक उनके ऊपर कर देता है कि बड़े ब्रूटल तरीके से उनके चीथड़े उड़ चुके थे। दोनों वहां पर मर जाते हैं और उनका जो स्टोरेज बैग था वो वहां पर गिर जाता है। तो चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से उस स्टोरेज बैग को अपने पास रख लेता है ताकि देख सके कि ये लोग अपने बैग के अंदर क्या क्या भर के रख रहे थे। मैंगी जो थी वो चेनमिंग से कह रही होती कि सेट मास्टर जरा देखिए तो ये तो ठरकी मास्टर अभी भी जिंदा है, इसका क्या करना है? इसका भी तो कुछ इलाज करना पड़ेगा ना। चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूं ना इसका इलाज करने के लिए। इसके बाद चेनमिंग उस ठरकी मास्टर के पास आता है और उसकी पीठ के ऊपर पैर रखते हुए पहली बार एकदम जोरदार दबाते हुए ये कहता है कि ये पहला मेरा अटैक था तुझे तेरे ही साथियों को धोखा देने के लिए। दूसरा अटैक करते हुए वो ये कहता है कि ये अटैक था मैंग्यू के ऊपर गलत नजर डालने के लिए। तीसरा खतरनाक वाला अटैक ऐसा करता है कि उसकी सब हड्डी वगैरह सब टूट चुकी थी और ये अटैक था मेरे से बदतमीजी से बात करने के लिए, लेकिन उसने ठरकी मास्टर को जान से नहीं मारा था। इसके बाद चेनमिंग वहां पर मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि आगे की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने इस ठरकी मास्टर को जिंदा छोड़ा है ताकि अपने हाथों से आपको जान से मार डालो, क्योंकि आपके कई सारे साथियों को इसने मारा है ना धोखे से, तो इसकी सजा आपको ही देनी पड़ेगी, इसके हकदार आप हैं। वो जो मास्टर थे वो अभी भी अच्छे ही इंसान थे, तो वो कह रहे थे कि मैं ठरकी मास्टर तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुझे जो अगली जिंदगी मिले ना उसमें तू एक अच्छा इंसान बनकर ही मेरे पास आए ताकि हम एक हंसी खुशी से जिंदगी गुजार सकें। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक क्या उसके ऊपर कर देते हैं कि वो ठरकी मास्टर वहां पर अपना दम तोड़ देता है। ठरकी मास्टर तो अब यहाँ पर मर चुका था। जैसे ही वो मरा था उसके बाद चेनमिंग अपना सेक्ट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसने पवेलियन मास्टर और वो जो हुआन था उन दोनों का स्टोरेज बैग चेक कर रहा होता है कि उन्होंने क्या अपने बैग के अंदर भर कर रखा हुआ था। वहाँ पर कई सारे सोने चांदी के सिक्के, बहुत ही ज्यादा टेक्निक से जुड़ी हुई किताबें और बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह थे। कियान और बाकी सारे लोग बड़े खुश होते कि अरे वाह हम तो यहाँ पर अमीर बन गए, इतनी कमाल की चीजें मिली है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मजा ही आ गया
आज तो उन्हीं में एक किताब होती है जो कियान को थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो वो चेनमिंग से कहती कि किताब कैसी है, बड़ी अजीब लग रही है। तो चेनमिंग जैसे उस किताब को टच करता है, डिवाइन टच उसको बताने लगता है कि तुम्हारा ना एक जो पावर है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो क्या तुम उसको वापस से पहले जैसा रिकवर करना चाहते हो। तो चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं अपनी पावर को रिकवर करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। तो जैसे चेनमिंग ने ये कहा था, वहां पर जितनी भी कमाल की चीजें थी, टेक्निक वगैरह थी, स्टोन थे, सोने चांदी के सिक्के थे, वो सब के सब एक साथ आपस में मिक्स होते हुए चेनमिंग के अंदर चले जाते हैं। और ऐसा होते ही चेनमिंग की जो पावर थोड़ी सी कम हुई थी वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। चेनमिंग तो बड़ा खुश था कि मेरे को फायदा हो गया, लेकिन कियान का मूड खराब हो जाता है कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कितनी मुश्किल से देखी थी कि हम यहाँ पर अमीर होने वाले हैं, सब कुछ ट्रेजर हमारे पास होता, लेकिन ये सब तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। हम तो फिर से कंगाल हो गए जैसा कि पहले हुआ करते थे। दूसरी तरफ हम जासूस को देखते हैं जो एक बंदे से पिल वगैरह खरीदने के लिए आया हुआ था, जो नरिशिंग पिल होती है जिसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन को वापस से रिस्टोर किया जाता है। तो वो बंदा यहाँ पर जासूस से कह रहा होता है कि तुमने ज़ोनलोंग सेट के लिए बहुत सालों से मेहनत की है, तो मैं ये आपको फ्री में देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो जासूस बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, तुम मुझे फ्री में दे रहे हो तो मैं क्यों नहीं लेके जाऊंगा उसको। तो बड़ी खुशी से जासूस वो सारी की सारी पिल लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहां से गया था, वो जो बंदा जिसने पिल दिया था वो थोड़ा गड़बड़ वाला लग रहा होता है। उसके पास किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर थी और उसके अंदर से तियांजी पवेलियन का जो मास्टर था उसकी आवाज आ रही होती है। वो उससे कहता है कि शाबाश मेरे शेर, तूने काम कर दिखाया, तूने मेरा काम पूरा किया है, तो तू आज ही के दिन वापस से सेक्ट में ज्वाइन हो सकता है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, मतलब कि हो सकता है उस पिल के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, जो पिल उसने जासूस को दिया है। तियांजी पवेलियन ने इस बंदे को बाहर निकाल कर फेंक दिया हो गया होगा, शायद इसने कुछ गलती की होगी तो, लेकिन तियांजी पवेलियन ने उसको ये ऑफर दिया होगा कि वो चेनमिंग और उसके सेट के साथ कुछ गद्दारी या गड़बड़ी करे, तो तियांजी पवेलियन इसको वापस से सेक्ट में शामिल कर लेगा। और ये काम उस बंदे ने कर दिखाया गलत पिल जासूस को देकर, तो इस वजह से तियांजी पवेलियन उस बंदे को वापस से अपने सेक्ट में शामिल कर रहा था। इसी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि 3 साल बाद मैं अपने सेक्ट में रिटर्न जाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे 3 साल का इंतजार अब यहाँ पर खत्म हुआ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर